हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। किसी रीज़न के कारण मैं पुराने चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ज़राका शहर कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जिससे शहर पर हमला करना बहुत मुश्किल था। इस्तारिन साम्राज्य के इतिहास में कोई भी आक्रमणकारी शहर पर विजय प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ। सभी पर्वत श्रृंखलाएं हरे पेड़ों से ढकी हुई थीं। 10 किलोमीटर दूर पहाड़ की गहराई में आदित्य और उनके साथी सेनापति हमला करने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना मन इस कलाकृति में डालें। कलाकृति वास्तव में सफेद सोने से बना एक 4 सितारा कंगन था, जिसकी सतह पर रहस्यमय रून बने हुए थे। वॉटसन को ये 4 सितारा कलाकृति खजाने में धूल जमा करते हुए मिली। किसी को ये जानना था कि हर कोई सिर्फ पैसे से 4 स्टार आर्टिफैक्ट प्राप्त नहीं कर सकता। इस दुनिया में सबसे कम स्तर की आर्टिफैक्ट भी बेहद मूल्यवान है। 3 स्टार से ऊपर की आर्टिफैक्ट को राष्ट्रीय खजाना माना जाता था। टियर 2 या टियर 3 राज्यों के लिए 3 स्टार आर्टिफैक्ट होना किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। जुल्क्स और नेपोका दोनों राज्य इस्तारिन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने में संकोच नहीं करेंगे यदि उन्हें पता चले कि उनके जैसे टियर 1 राज्य के पास राष्ट्रीय स्तर का खजाना है। महाराज, यह क्या है? जोश ने सफेद कंगन को देखते हुए असमंजस में अपना सिर खुजलाया। कंगन उसके आकार के लिए बहुत छोटा था। सभी में से जोश ही एकमात्र ऐसा था जो जानवर जैसा दिख रहा था। तुम बेवकूफ हो, यह एक कलाकृति है। क्या तुमने कभी कोई कलाकृति नहीं देखी? डार्कल्फ, स्कॉट ने झुंझलाहट में उत्तर दिया। ये कहने के बाद गर्वित डार्कल्फ ने कलाकृति ले ली और अपना सारा मैना ब्रेसलेट में डालना शुरू कर दिया। डार्कल्फ होने के नाते स्कॉट के पास एम्बर के बाद दूसरा सबसे अधिक मैना था। जोश को स्कॉट द्वारा उसे बेवकूफ कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। खुद जोश को भी पता था कि उसकी खासियत होशियारी नहीं थी। ये कलाकृति एक तहखाने में मिली थी। किसी कारण से मेरे दत्तक पिता ने इसका उपयोग न करने का फैसला किया और इसे खजाने में रख दिया ताकि यह धूल में मिल जाए। आखिरी हिस्सा कहते समय आदित्य के दिल में खून के आंसू बहने लगे। कोई व्यक्ति 4 सितारा कलाकृति को कैसे फेंक सकता है और उसका उपयोग नहीं कर सकता? महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस श्रेणी की कलाकृति है? हेनरी, जो अपने 7 जनरलों में सबसे शांत और ठंडा था, ने पूछा। यह एक 4 सितारा कलाकृति है। अंडस्को, ऐसी नजर क्यों है? ये 4 सितारा कलाकृति है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। आदित्य की भी यही प्रतिक्रिया थी जब वाटसन ने उसे कलाकृति दी। कलाकृति मिलने के बाद उसने वाटसन से खजाने में मौजूद सभी सामान की दोबारा जांच करवाई। पता चला कि कुछ बेकार पुराने कवच और पुराने झंडों के अलावा खजाने में वास्तव में कुछ भी नहीं बचा था। कंगन धूल से ढका हुआ था। किसी ने इसे ये सोचकर नहीं उठाया कि यह उन बेकार वस्तुओं में से एक है। इस छोटी सी घटना के बाद सभी ने अपना सारा मन कंगन में डाल दिया। यहाँ हर कोई इस 4 सितारा कलाकृति का मूल्य जानता था। आदित्य के बिना भी सभी जानते थे कि उन्हें किसी और आत्मा को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। वैसे महाराज, क्या आप हमें इस कंगन के कार्य के बारे में बता सकते हैं? एलेनो ने बहुत उत्सुकता से पूछा। इस कलाकृति का मुख्य कार्य यह है कि यह मुझे उड़ने की क्षमता दे सकती है। ये कहते हुए आदित्य ने कंगन को अपने दाहिने हाथ पर पहन लिया क्योंकि सिस्टम ने कंगन के कार्यों को दिखाया। पवन परी का कंगन, निम्न श्रेणी की 4 सितारा कलाकृति। विवरण: ये कलाकृति अपने शुरुआती दिनों में 5वीं स्टार कलाकृति हुआ करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ कलाकृति ने धीरे धीरे अपने अन्य कार्यों को खो दिया और 4थी स्टार कलाकृति बन गई। इस कलाकृति को पवन परी ने बनाया था और बाद में इसे एक इंसान को उपहार के रूप में दिया गया था। कहा जाता है कि जब 7वें मालिक की युद्ध में मृत्यु हो गई तो ये कलाकृति खो गई। पवन परी का कंगन उपयोगकर्ता को हवा की क्षमताएं देता है। फंक्शन 1, आर्टिफैक्ट उपयोगकर्ता को उड़ाने के लिए हवा की प्रकृति का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता की उड़ान की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आर्टिफैक्ट को सक्रिय करने के लिए 50 जोड़ मैना की खपत होगी, जबकि यह उपयोगकर्ता की गति के अनुसार प्रति सेकंड 15 जोड़ से 30 जोड़ मैना की खपत करेगा। फंक्शन 2, यह आर्टिफैक्ट 1000 जोड़ मैना तक स्टोर कर सकता है। संग्रहीत मैना का उपयोग केवल फंक्शन 1 को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। फंक्शन 3, जब यह आर्टिफैक्ट पहना जाता है तो उपयोगकर्ता निष्क्रिय रूप से 100 जोड़ चपलता प्राप्त करेगा। फंक्शन 4, सभी प्रकार की पवन आधारित आक्रमण शक्ति 25% तक बढ़ जाती है। पवन जादू का उपयोग करके क्रिटिकल हिट लगाने की संभावना 15% बढ़ जाती है।
4th स्टार आर्टिफैक्ट कहलाने के योग्य। मुझे आश्चर्य है कि एक उच्च श्रेणी के 4th स्टार आर्टिफैक्ट के क्या कार्य होते हैं। 3rd स्टार या उससे ऊपर के सितारों से प्राप्त सभी आर्टिफैक्ट, हथियार और औषधियों के 3 ग्रेड होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। आदित्य को अपनी चपलता में वृद्धि महसूस हो रही थी। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया की गति भी स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। कुछ सोचने के बाद आदित्य ने अपने सभी मुफ्त आंकड़ों को अपने मन में निवेश करने का फैसला किया। अगर मैं चाहता हूं कि यह हमला घातक हो, तो मुझे जितना संभव हो उतना मन इस्तेमाल करना होगा। अंडरस्कोर मन 96 आदित्य ने फिर सबकी तरफ देखा और सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए उसने साफ आसमान की तरफ देखा। जैसे ही उसने उड़ने के बारे में सोचा, मानो कलाकृति उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। उसकी पीठ पर पंखों की एक अदृश्य जोड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि आदित्य समझ पाता कि क्या हो रहा है, अदृश्य पंख जो पूरी तरह से वायु तत्वों से बने थे, आदित्य को आसमान में ले जाने लगे। कुछ सेकंड के लिए आदित्य बहुत डर गया, लेकिन 10 सेकंड के बाद आदित्य सहज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कलाकृति ने उसे वायु तत्वों से बने उन अदृश्य पंखों का इस्तेमाल करना सिखाया हो, या शायद इसका आदित्य के ड्रैगन होने से कुछ लेना देना है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आदित्य ने 2 स्टार लांस निकाला। कल सभी 15 2 स्टार हथियारों की जांच करने के बाद आदित्य ने इस घातक हमले को अंजाम देने के लिए 2 स्टार लांस का उपयोग करने का फैसला किया। विचार यह है कि सिर्फ एक हमले से सभी को खत्म कर दिया जाए। अपनी लाल लौ को जोड़कर और इस दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के साथ लगातार लांस की गति को बढ़ाकर, जब तक लांस जमीन पर पहुंचेगा तब तक यह एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देगा। इस हमले को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आदित्य गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना चाहता था। कोई वस्तु जितनी ऊपर जाती है, उतनी ही अधिक गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। जब वह गिरती है तो उसकी संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और चूंकि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल परिवर्तित किया जा सकता है, तो वह तेज गति से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार एक साधारण हमले को और अधिक विनाशकारी शक्ति प्रदान करना। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़े अंडस को आकाश में खड़े होकर हवा में उठ रहे विनाशकारी और मशरूम जैसे बादलों को देखकर आदित्य को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं गलती से किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे घर की मरम्मत के लिए हुए नुकसान का भुगतान करना होगा। कितना दर्द है। उसके साथ जनरलों द्वारा दिया गया सारा मान लगभग खत्म हो चुका था। अभी आदित्य धरती से 10 किलोमीटर दूर था। हमले में अपना सारा मान खर्च होने के कारण आदित्य को अपनी चेतना बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। हफ हफ डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। आसमान से गिरते समय आदित्य को महसूस हो रहा था कि हर पल उसका शरीर मजबूत होता जा रहा है। उसके आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। जब आदित्य जमीन से टकराने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, इस समय उसकी गिरने की रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने जल्दी से कंगन में बचे हुए थोड़े से मन का इस्तेमाल करके हवा के तत्व का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार कम कर ली। जैन ने उस अवरोध को निष्क्रिय कर दिया जिसका इस्तेमाल उसने हमले के प्रभाव से सभी को बचाने के लिए किया था। लाल लौ की लहर के चले जाने के बाद, अपने अवरोध को निष्क्रिय करने के बाद उसने देखा कि कोई दीवार के ऊपर उतर रहा है। उस व्यक्ति ने पीठ पर लाल अर्धचंद्राकार चिन्ह के साथ एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। उस व्यक्ति के चारों ओर एक राजा की आभा थी। इस व्यक्ति को देखते ही जैन के दिल में उसके लिए असीम सम्मान उमड़ पड़ा। ये पहली बार था जब कमांडर जैन ने किसी के लिए इतना सम्मान महसूस किया। महाराज, जैन ने जो उच्च स्तरीय पोशाक पहनी हुई थी, उसे देखकर आदित्य को पता चल गया कि यह आदमी कौन है। केवल वही व्यक्ति आदित्य को सम्मानपूर्वक संबोधित कर सकता था। मुझे लगता है कि आप जैन होंगे। जैन ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह भी चिंतित था, यह नहीं जानते हुए कि महामहिम 5000 की सेना से लड़ने जा रहे थे। लेकिन महामहिम ने जो कुछ किया, उसे देखकर जैन को अपने दिल में एहसास हुआ कि उसने जो जोखिम उठाया था, वह इसके लायक था। 2 दिन पहले आदित्य को जैन से एक गुप्त पत्र मिला। उस रात विले क्रू गैंग के सदस्यों को मारने के बाद आदित्य चुपके से जराका शहर गया। अपनी गति के साथ 4 घंटे के भीतर जराका शहर पहुंचना मुश्किल नहीं था। जैन को उम्मीद नहीं थी कि राजा खुद आएंगे। जैन ने ड्यूक रयान द्वारा गुप्त रूप से राज्य के खिलाफ रची जा रही सभी बातों को बताने में अपना समय लिया। उस दिन आदित्य ने भी अपनी योजना बनाई। अब तक जो कुछ भी हुआ, वो सब उसकी योजना के अनुसार था। बैठक और 5000 सैनिकों से लड़ने का उसका हास्यास्पद दावा। ड्यूक रयान एक घमंडी आदमी है। ये जानते हुए कि वो उसे आसानी से मार सकता है, उसने 5000 सैनिकों के हाथों में सब कुछ छोड़ने का फैसला किया।
उसकी एक लापरवाही ने मुझे शहर में प्रवेश करने का वो अवसर दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। कमांडर जैन महामहिम को नमस्कार करते हैं। जैन जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। जैन, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। तुम्हें अपना सिर नीचा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस राज्य के राजा के रूप में मैंने सभी को निराश किया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा करना चुना। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये सच था कि जैन को संदेह था कि क्या उसने सही फैसला किया है, लेकिन आदित्य से मिलने के बाद उसके सारे संदेह दूर हो गए। उसे एहसास हुआ कि उनका राजा किसी भी राजा से कहीं ज्यादा योग्य है जिसे उसने कभी देखा है। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि महामहिम ने 3 साल तक राज्य की उपेक्षा क्यों की। जैन, तुम खड़े हो सकते हो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस राज्य के लिए तुम्हारी सेवा के लिए इनाम दूंगा। अब मुझे इस शहर की मौजूदा स्थिति के बारे में बताओ। खड़े होने के बाद जैन ने चारों ओर देखा। महाराज, अभी अभी मरने वाले 5000 सैनिकों के अलावा बाकी सभी सैनिक मेरी कमान में हैं। जैन को बहुत समय लगा। सभी को राजगद्दी से विश्वासघात न करने के लिए मनाने में लगभग 1 साल लग गया। अच्छा, अब उस कमीने से निपटने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि वो तैयार है। आदित्य की आंखें बेहद ठंडी हो गईं क्योंकि उसमें से हत्या की मंशा रिसने लगी थी। उसका चेहरा बेजान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य एक जिंदा मुर्दा हो। आदित्य की आंखों को देखते ही जैन को लगा कि उसकी आत्मा डर से कांप रही है। वो उन मृत आंखों को घूरने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिनमें अंतहीन हत्या की मंशा छिपी हुई थी। जैन, तुम इस शहर पर कब्जा करो। ड्यूक रयान से जुड़े हर व्यक्ति को मार डालो। तब तक मत रुको जब तक ईस्टगार्ड के घर का हर सदस्य मर न जाए। शासन करने के लिए शासक को कभी कभी क्रूर निर्णय लेने पड़ते थे। अगर आदित्य आज रयान को मार देता है तो कौन जानता है कि भविष्य में कोई उत्तराधिकारी बदला लेने आ सकता है। समस्या के बढ़ने का इंतजार करने के बजाय सब कुछ खत्म कर देना बेहतर होगा। जैसा आप चाहें महाराज। जैन के मन में ईस्टगार्ड घराने के लोगों के लिए जरा भी दया नहीं थी। पिछले कई सालों में जैन ने देखा था कि ईस्टगार्ड घराने के सदस्य कितने क्रूर, घमंडी और निर्दयी हैं। एक खास व्यक्ति को छोड़कर जिसने जैन का दिल पिघला दिया, उस परिवार में हर कोई पापी था। जैन ने पूछने से पहले 1 सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाए। महाराज, मेरी एक विनती है। आदित्य रुक गया क्योंकि उसकी आंखों में ठंडक पिघल गई थी। आदित्य कभी भी अपने लोगों के साथ ठंडक और क्रूरता से पेश नहीं आने वाला था। क्या बात है? जैन ने राहत की सांस ली ये देखकर कि महामहिम धैर्यपूर्वक सुनने को तैयार थे। फिर से उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया था। वास्तव में वो ड्यूक ईस्टगार्ड की बेटी है। मैं वास्तव में प्यार करता हूँ। रुको। जैन ने अपना सिर उठाया और पाया कि आदित्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो राज्य के खिलाफ नहीं जाएगी? हाँ, वो अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत करती है। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाकर कहता हूँ कि सेलेना ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, फिर तुम उसे सुरक्षित रख सकते हो। जब हम सब कुछ निपटा लेंगे और तुम दोनों राजधानी आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। जैन ने राहत की सांस ली। मैं आपकी दयालुता के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, जैन ने कहा और उस स्थान को देखा जहां कुछ सेकंड पहले आदित्य खड़ा था। सर रयान, क्या आपको पता है कि इस तरह का शक्तिशाली हमला किसने किया होगा? इस हमले के पीछे की ताकत इतनी है कि यह तीसरे दर्जे के नौसिखिए साधक को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। जुल्क्स राजवंश का प्रधानमंत्री भयभीत था। जोसेफ हॉलैंडर नाम का व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। उसने आज जो कुछ देखा है उसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा लगता है कि ड्यूक रयान ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया है जिसके साथ उसे नहीं करना चाहिए था। जब तक स्थिति शांत नहीं हो जाती, जुल्क्स राजवंश को ऐसी ताकतों से नहीं उलझना चाहिए जो इस तरह का विनाशकारी हमला करने में सक्षम है। अपने मन में इन विचारों के साथ जोसेफ धीरे धीरे भागने का रास्ता सोच रहा था। ड्यूक रयान ने जोसेफ को कोई जवाब नहीं दिया। वो इतना स्तब्ध और सदमे में था कि बोल नहीं पाया। कुछ देर तक वो कुछ बोल नहीं पाया। ड्यूक रयान ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उस हमले में निहित शक्ति से हमलावर को तीसरे क्रम के साधक शक्ति वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने कभी भी उच्च क्रम के साधक के समर्थन वाली किसी भी शक्ति को अपमानित नहीं किया है, जब तक कि तब ड्यूक को एहसास हुआ और वो सभी बिंदुओं को जोड़ने में सक्षम था। जब तक कि कोई तीसरे दर्जे का साधक उस राजा की सहायता न कर रहा हो। शायद इसीलिए उसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की और मुझसे ये भी कहा कि वो 5000 सैनिकों के खिलाफ लड़ने जा रहा है। जितना ज्यादा वो बोलता गया उतना ही उसके शब्द समझ में आते गए। जितना ज्यादा जोसेफ सुनता गया उतना ही वो डरता गया। अगर राजा के पास तीसरे दर्जे का समर्थन है
तो जुल्क्स राजवंश इस्तारिन राजवंश के साथ लड़ाई शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता। पहले मुझे यहां से निकलकर सारी बातें महामहिम को बतानी होंगी। ये विचार मन में रखते हुए जोसेफ हॉलैंडर पीछे हट गए। ड्यूक, कुछ जरूरी कामों के चलते हम वापस लौटेंगे, बातचीत बाद में भी जारी रह सकती है। जोसेफ की बातें सुनकर ड्यूक रयान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। रयान को प्रधानमंत्री के बहाने का मतलब समझ में आ गया। उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करता। आखिरकार कोई भी तीसरे दर्जे के व्यक्ति को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक बार जब मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर लूंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें और तुम्हारे जुल्क्स राजवंश को विश्वासघात का स्वाद चखाऊंगा। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब हम आमने सामने मिल रहे हैं। मुझे अपना परिचय फिर से देना चाहिए। ड्यूक रयान का पूरा शरीर उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर एक सेकंड के लिए कांप उठा। उसने पलटकर देखा। आदित्य 10 मीटर दूर एक शांत मुस्कान के साथ खड़ा था। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूं। मैं वह राजा हूं जिसकी सेवा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को करनी थी। मेरा नाम आदित्य है। वर्तमान ड्यूक रयान के चेहरे पर जो भाव था उसे आदित्य ने कैद करके अपने खजाने में रखना चाहा। तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा था। रयान की आवाज कांपने लगी क्योंकि क्रोध उसके खून की प्यास को बाहर निकालने लगा था। लेकिन आदित्य अप्रभावित रहा। हालांकि वो पीक सेकंड ऑर्डर का दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन आदित्य ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया क्योंकि वर्तमान आदित्य के आंकड़े भी उसके कौशल के कारण कई गुना बढ़ गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे सैनिकों को मारने के लिए तीसरे आदेश को कैसे लाने में कामयाब रहे, लेकिन जब सब कुछ यहीं तक सीमित हो गया है तो मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम मेरे साथ नरक में जाओगे। नहीं यार, मैं अच्छा हूं। मैं नरक का उत्पाद नहीं हूं। नरक तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बेहतर है। अरे, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मरना चाहती है। बिजली। रयान ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और आदित्य पर बिजली का एक पीला बोल्ट छोड़ा। बूम! इससे मुझे गंभीर चोट लग सकती थी। अपनी पीठ से आती राजा की जानी पहचानी आवाज सुनकर पूर्व ड्यूक का शरीर अकड़ गया। कैसे? डिंग! आत्मा अग्नि की आभा सक्रिय हो गई है। आत्मा अग्नि की आभा। समय 7:44। मान लीजिए कि मेरा एक निश्चित कौशल सक्रिय हो गया है, जिससे मेरे आंकड़ों में 40% की वृद्धि हुई है। 4 स्टार ब्रेसलेट पहनने के बाद आदित्य की गति 221 जोड़ तक पहुंच गई थी। 5000 सैनिकों को मारने के बाद उसका निष्क्रिय कौशल ऑरा ऑफ सोलफायर सक्रिय हो गया और उसके आंकड़ों में 40% की वृद्धि हुई। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुमने मुझे और इस राज्य को धोखा दिया है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं किया जाएगा। रयान की आंखों में पछतावे का एक भी निशान नहीं था। रयान अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक ऐसा आदमी था जिसे मौत से डर नहीं लगता था। ड्यूक ईस्टगार्ड हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस्तारिन साम्राज्य को तुम्हारे जैसे बहादुर योद्धा को खोना पड़ा, लेकिन तुमने जो काम किए हैं उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आदित्य ने एक काली तलवार निकाली और अपने पूर्व ड्यूक को खत्म करने के लिए चल पड़ा। मैंने जो किया है उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूं। मैं शासक बनना चाहता था। मैं जानता हूं कि मेरे कामों को माफ नहीं किया जा सकता। मैं माफी भी नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई दशकों तक इस राज्य की सेवा की है, मैं बस इतना ही अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बेटी को छोड़ दें। आदित्य अंतिम बार उतरने ही वाला था, लेकिन ड्यूक के अंतिम शब्द सुनने के बाद वह बीच में ही रुक गया। उसने नहीं सोचा था कि रयान जैसा क्रूर व्यक्ति अपने जीवन के अंत में अपनी बेटी की जान मांगेगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। मैं बस उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एक पल के लिए आदित्य का हाथ कांप उठा। उसकी आंखों में झिझक दिखाई दी। मेरे राजा, अगर आप अपने दुश्मन पर अंतिम प्रहार करने के लिए पर्याप्त क्रूर नहीं है, तो आपके करीबी लोग पीड़ित होंगे। राजा को अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर होना चाहिए। टकराना। आदित्य ड्यूक का सिर नहीं काट सका, बल्कि उसने उसकी छाती पर वार किया और उसके हृदय में छुरा घोंप दिया। डिंग! आपने एक शीर्ष 2 क्रम बिजली जादूगर को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग! आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! आपका स्तर ऊपर हो गया है। डिंग! आपके पास दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द इस शहर से निकलना होगा। प्रधानमंत्री जोसेफ हॉलैंडर पश्चिमी द्वार से शहर छोड़ने वाले थे। सर जोसेफ, ऐसा लगता है कि आप जाने की जल्दी में हैं। सरलेस घराने के कमांडर कुख्यात हकू के नेतृत्व में सरलेस घराने के 10,000 सैनिकों को देखकर जोसेफ का चेहरा पीला पड़ गया। ड्यूक और उसके परिवार के मारे जाने के बाद शहर और जराका शहर की भूमि फिर से राजा आदित्य के शासन में आ गई।
कई घंटों के बाद शहर में अराजकता आखिरकार शांत हो गई। ड्यूक के सभी समर्थकों को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। इसके बाद आदित्य ने जैन को जरका शहर का अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया। उसने जैन से कहा कि वह उसके हमले के कारण शहर में कई घरों को हुए नुकसान की भरपाई करे। इसके साथ ही आदित्य और उसकी टीम जरका शहर छोड़कर राजधानी की ओर चल पड़े। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ड्यूक रयान की मौत और प्रधानमंत्री जोसेफ हॉलैंडर के पकड़े जाने की खबर कुछ ही घंटों में पड़ोसी राज्यों में फैल गई। नेपोका और जुल्क्स राजवंश दोनों को कुछ ही घंटों में खबर मिल गई। राजाओं को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि एक तीसरे दर्जे के साधक ने इस्टारिन साम्राज्य का समर्थन किया है। इस वजह से दोनों राजाओं ने इस्टारिन साम्राज्य पर हमला करने की अपनी योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया। ये सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं था। एक दिन के भीतर ही यह खबर आदित्य की पत्नियों तक पहुंच गई, जो दूसरे महाद्वीपों पर रह रही थी। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि इसने सभी परियों की दिलचस्पी जगा दी। आज की घटना के बाद नेपोका और जुल्क्स किंगडम के राजाओं को पता था कि वे राजा आदित्य को कम नहीं आंक सकते। उस आदमी ने दुश्मन को लुभाने के लिए एक डरी हुई भेड़ की भूमिका निभाई। जराका शहर छोड़ने से पहले आदित्य ने अपने साथ 5 गाड़ियां और 2000 सैनिक ले लिए हैं। उसे पता था कि उसने जो किया है, उसके बाद दोनों राज्यों द्वारा भेजे जाने वाले जासूसों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इसलिए उसे शहर की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत थी। 1000 सैनिकों को शहर की दीवारों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अन्य 1000 सैनिक शहर में अपराधों को यथासंभव कम रखने के लिए काम करेंगे। उनका काम पुलिस के समान होगा। सुनहरे रंग की गाड़ी में बैठे हुए, जो एक छोटे से आलीशान लकड़ी के घर से अलग नहीं थी, जिसमें एक बाथरूम भी था, आदित्य और उसके साथ सेनापति आराम कर रहे थे और अपनी खर्च हो चुकी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे थे। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। नाथन, क्या तुमने ड्यूक रयान को दफना दिया है? लोगों की नजर में ड्यूक रयान एक अपराधी था, लेकिन ड्यूक के उन आखिरी शब्दों ने आदित्य के दिल को छू लिया। उसके जैसे योद्धा को कम से कम उचित तरीके से दफनाया जाना चाहिए। महाराज, मैंने उनके शरीर को पहाड़ी जंगल में दफना दिया है। कल से आप सभी को अपनी खेती को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री के पकड़े जाने के बाद मुझे यकीन है कि जुल्क्स साम्राज्य शांत नहीं बैठेगा। हम इस महीने या कुछ महीनों में युद्ध की उम्मीद कर सकते हैं, या शायद एक हफ्ते में। ये स्थिति पर निर्भर करता है। समझ गया महाराज। आदित्य जैन से अपने सामान्य स्थान पर रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ प्रशिक्षकों को भेजने के लिए कहने की योजना बना रहा था। आधी रात से पहले आदित्य और बाकी सभी लोग राजधानी वापस लौटने में कामयाब हो गए। अपने मूल 100 सैनिकों के साथ सैनिकों को रखने और सैनिकों के भोजन संबंधी मुद्दों से निपटने के बाद आदित्य और वॉटसन को आखिरकार अपना खाना खाने का समय मिल गया। महाराज, सब कुछ कैसे हुआ? वॉटसन और जूलिया अभी भी सदमे में थे। आदित्य और सैनिकों के राजधानी लौटने से पहले ही ड्यूक की मौत के कुछ घंटों बाद ही यह खबर उनके कानों तक पहुंची। सब कुछ ठीक ठाक रहा। कल ड्यूक सरलस और जैन पूर्व ड्यूक रयान की बेटी के साथ राजधानी आएंगे और मुझसे मिलेंगे। आदित्य ने फिर समझाया कि उसने गद्दार की बेटी को क्यों छोड़ दिया। सब कुछ कल तय किया जाएगा। वैसे महाराज, हमें जोसेफ के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? वॉटसन जानता था कि आदित्य ने पहले से ही अलग प्रयोग के बारे में सोच रखा था। उस आदमी को कुछ दिनों के लिए हमारी जेल में रहने दो। पिछले अपराधी को पकड़े हुए कई साल हो गए हैं। उसे दिन में 3 बार बढ़िया खाना देना सुनिश्चित करें। हमें आज या कल तक जुलुक्स राजवंश से एक दूत की उम्मीद करनी चाहिए। उस समय हम अमीर हो जाएंगे, ये जानते हुए कि जुलुक्स और नेपोका साम्राज्यों को तीसरे क्रम के साधक द्वारा इस्टारिन साम्राज्य की मदद करने की गलत धारणा थी। दोनों राज्य कम से कम अभी के लिए हमला नहीं करेंगे। आदित्य जुलुक्स राजवंश द्वारा उन पर हमला किए जाने की चिंता किए बिना राजवंश से फिरौती प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री का उपयोग कर सकता है। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन आदित्य को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ देर चांदनी में बैठ गया। 5000 सैनिकों और एक शीर्ष 2 ऑर्डर को मारने के बाद मैं कुल मिलाकर 21 बार स्तर ऊपर उठा चुका हूं। अंडरस्कोर नाम आदित्य बैनेथ अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर ब्लड लाइन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन अंडरस्कोर वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक अंडरस्कोर वर्तमान कक्षा स्तर 2647 अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन उग्र ज्वाला हथियार महारत अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मौनमन दिव्य रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा अंडरस्कोर कलाकृति पवन परी का कंगन अंडरस्कोर शक्ति 96 अंडरस्कोर गति 106 127 जोड़ 100 अंडरस्कोर सहन शक्ति 96 117
अंडरस्कोर स्वास्थ्य 96 117 अंडरस्कोर मन 96 118 139 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 42। अब मैं दूसरे क्रम तक पहुंचने से केवल 3 स्तर दूर हूं। आदित्य ने पवन परी के कंगन को देखा। ये केवल इस चौथे सितारे की कलाकृति के कारण था कि वह दुश्मन को हराने में सक्षम था। कंगन का उपयोग किए बिना भी आदित्य को लगा कि अपने 7 जनरलों के साथ वो 5000 सैनिकों को सीधे हरा सकता था। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि वो गंभीर रूप से घायल हुए बिना सभी को मार सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य जानता था कि यह व्यक्ति कौन है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी जूलिया ने एक सुंदर सा बन्नी पजामा पहना हुआ था। चांदनी की रोशनी अंधेरे में उसके पूरे शरीर को चमका रही थी। एक पल के लिए आदित्य उसे देखने से अपनी आंखें नहीं हटा पाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर चांदनी में आराम कर रही थी। और तुम्हारा क्या ख्याल है? जूलिया आदित्य के बगल में बैठी और रात के आसमान में चमकते आधे चांद को देखने लगी। मैं चांदनी का उपयोग खेती करने के लिए कर सकता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं चांदनी में खेती करने के लिए यहाँ आता हूँ। उसके बाद दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। यह एक शांतिपूर्ण शांति थी जिसका दोनों ने आनंद लिया। कुछ देर चांद को देखने के बाद आदित्य ने जूलिया की तरफ देखा तो पाया कि वह भी उसे ही देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और आदित्य के पीछे खड़ी चीज को देखने का नाटक किया। आदित्य मुस्कुराया और उसे बेनकाब करने के लिए कुछ नहीं कहा, और इसी तरह रात धीरे धीरे बीत गई। अगले दिन ड्यूक रयान की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में अपने राजा के प्रति जो सम्मान खो गया था वह वापस आने लगा। सबको लगा कि आदित्य के नेतृत्व में इस्तारिन साम्राज्य का स्वर्णिम युग आएगा। लोगों में बहुत उत्साह था, ये जानकर कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गिल्ड इस्तारिन साम्राज्य के 3 शहरों में अपनी शाखाएं खोलने जा रहा है। इस बदलाव से प्रशिक्षण ले रहे रंगरूट भी प्रभावित हुए। वे पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित और प्रेरित नजर आए। रंगरूटों को लगता है कि आदित्य के रहते उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। महाराज, मुझे कुछ रोमांचक समाचार मिले हैं। वाटसन ने आदित्य को एक पत्र दिया। यह क्या है? उसने पूछा, हालांकि वो पहले से ही जानता था। ड्यूक सर्लिस और कमांडर जैन दोनों ने ब्याज सहित सभी बकाया कर भेज दिए हैं। गिनती के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारे खजाने में 37,000 से ज्यादा रॉयल गोल्ड है। इतना ही नहीं, बल्कि जैन ने पिछले 6 महीनों में खनन किए गए लौह अयस्क भी भेज दिए हैं। यह वाकई बहुत अच्छी खबर थी। वाटसन, अब जब हमारे पास आखिरकार पैसे आ गए हैं तो हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। सभी सड़कें, शहर की दीवारें और महल फिर से बनाने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम पर लगाओ। दोनों व्यक्ति जल्द ही इस योजना में खो गए कि पूरे शहर का पुनर्निर्माण कैसे किया जाएगा। आदित्य और वॉटसन दोनों ने पूर्वी तरफ से विस्तार करने का फैसला किया। कई नई सड़कें, सुरंगें, सार्वजनिक स्नानघर, बैरक और पुल बनाने की योजना बनाई गई। विचार ये था कि आम लोगों को काम पर रखा जाए ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। इस्तारिन साम्राज्य मुख्य रूप से अन्य पड़ोसी राज्यों से खाद्य पदार्थ और अन्य दैनिक आवश्यकताएं आयात करता था। राज्य मुख्य रूप से भोजन और अन्य बुनियादी वस्तुओं के लिए नेपोका और जुलुक्स राजवंश पर निर्भर था। अगर युद्ध शुरू होता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दोनों राज्य अपनी अच्छी आपूर्ति काट देंगे। चूंकि दोनों राज्यों ने इस्तारिन साम्राज्य को घेर लिया था और राज्य को बाकी महाद्वीप से अलग कर दिया था, इसलिए दूसरे राज्यों से खाद्य आयात करना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि आदित्य ने जुल्क्स राजवंश के प्रधानमंत्री को तुरंत नहीं मारा। आयात का एकमात्र संभव तरीका समुद्र के रास्ते ही था, लेकिन बंदरगाह न होने के कारण उनका विकल्प केवल 2 राज्यों तक ही सीमित था। इसलिए हमें एक बंदरगाह शहर बनाना होगा। हाँ, मेरा मानना है कि बंदरगाह शहर बनाना सही विकल्प होगा। जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए 2 पड़ोसी देशों के साथ युद्ध होना तय है। इसलिए हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और बंदरगाह शहर बनाने की अपनी योजना शुरू कर सकते हैं। इस्तारिन किंगडम की 95% भूमि ज्यादातर पहाड़ों की एक श्रृंखला है। शुरू से ही लोग मछली पकड़ने पर निर्भर थे। आबादी बढ़ने के साथ साथ भोजन की मांग भी बढ़ गई। कुछ सोचने के बाद आदित्य ने पूछा, हमारी दक्षिणी सीमा पर सिल्वर मीडो ग्रोव जंगल के बारे में क्या ख्याल है? जंगल खाली है। हम उस दिशा में अपनी सीमा का विस्तार कर सकते हैं और खेती के लिए जमीन साफ कर सकते हैं। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार जुलुक्स राजवंश और नेपोका साम्राज्य चाहते हैं कि इस्तारिन साम्राज्य खाद्य आपूर्ति के लिए उन पर निर्भर रहे। यही कारण है कि वे अतीत में बंदरगाह शहर के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं। भूमि को साफ करने और दक्षिण में हमारी सीमाओं का विस्तार करने के लिए जुलुक्स राजवंश ने अतीत में हमें सख्त चेतावनी दी है कि सीमाओं को न बढ़ाएं, अन्यथा युद्ध अपरिहार्य हो जाएगा। टकराना। आदित्य ने गुस्से में मेज पटक दी। ये सरासर बदमाशी है।
वे हमें विस्तार नहीं करने देंगे और न ही हमें बंदरगाह शहर बनाने देंगे। हम जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, वे हमेशा हमें अपनी सेना से डराएंगे। मैं इससे थक गया हूं। उनकी खैर नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। वॉटसन, कल 500 सैनिकों की एक टीम भेजो ताकि पेड़ों को काटने में ग्रामीणों की मदद की जा सके। हम अपनी सीमाओं का विस्तार करने जा रहे हैं। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। साथ ही हमारे बंदरगाह शहर परियोजना में निवेश करना शुरू करो। वॉटसन हैरान था। ये पहली बार था जब उसने आदित्य को इतना गुस्सा करते देखा था। दस्तक दस्तक, युवा स्वामी ड्यूक सर्लिस और जैन आपसे मुलाकात करने आए हैं। सर्लिस परिवार का मुखिया महामहिम को बधाई देता है। ड्यूक सर्लिस, जिसके खून में शेर का खून था, आदित्य के सामने घुटने टेक दिए। जोश की तरह ही सर्लिस भी शेर जाति का एक जानवर था। उसका सिर शेर का था और शरीर इंसान का मांसल था। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे और वह 7 फीट लंबा विशालकाय था, जो हमेशा अपने साथ एक युद्ध कुल्हाड़ी रखता था। उनकी काफी छोटी आस्तीन वाली फर वाली जैकेट उनके कमर के नीचे तक अच्छी तरह से ढकी हुई है और बीच में पूरी तरह से बटन लगी हुई है। उनकी जैकेट की आस्तीन थोड़ी सनकरी है और उनके हाथों के ऊपर तक पहुंचती है। वे आस्तीन के सिरों पर एक ही धागे की लाइनिंग से सजी हुई है। जैकेट में एक आयताकार नेक लाइन है जो उसके नीचे पहनी गई परिष्कृत शर्ट का हिस्सा दिखाती है और इसे एक चौड़ी रस्सी बेल्ट के साथ पहना जाता है, जिसे एक अलंकृत पिन द्वारा एक साथ रखा जाता है। रस्सी बेल्ट एक कार्यात्मक जोड़ है, लेकिन इसमें कुछ सजावटी मूल्य भी है। उनकी पैंट साधारण और काफी चौड़ी है और उनके सख्त चमड़े के जूतों तक पहुंचती है। जूते काफी दुर्लभ चमड़े से बने हैं, लेकिन अन्यथा एक साधारण डिजाइन है। लाल पुतलियां और शेर की ताकत से लैस ड्यूक सर्लिस वाकई एक रईस की तरह दिखते थे। ड्यूक रयान के विपरीत ड्यूक सर्लिस बहुत शांत और बुद्धिमान थे। जैन, ड्यूक रयान के पूर्व कमांडर, ये छोटा सा नौकर महामहिम को बधाई देता है। जैन ने अपना युद्ध कवच पहना हुआ था और उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। जैन के बगल में घुटनों के बल बैठी जैन की उम्र की एक युवती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। उसके बाएं गाल पर एक तिल था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसकी गहरे भूरे रंग की पुतली दुनिया को जिज्ञासा से देख रही थी। काया ईस्टगार्ड वास्तव में एक खूबसूरत महिला थी। उनकी अपेक्षाकृत सरल पोशाक ऊपर से नीचे तक बहती है और इसमें एक काउल नेकलाइन है, जो उसके नीचे पहनी गई मामूली पोशाक को खूबसूरती से प्रकट करती है। उनकी पोशाक का रेशमी कोर्सेट उनके पेट को ढकता है, जहां निरंतर प्रवाह को उनकी कमर के चारों ओर पहनी गई एक बड़ी रस्सी बेल्ट द्वारा तोड़ा जाता है। रस्सी बेल्ट के नीचे पोशाक खुल जाती है और नीचे की पोशाक दिखाई देती है। शीर्ष पोशाक का अगला भाग आगे की ओर छोटा है और बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। पीछे की ओर उसके पीछे एक छोटी लंबाई बहती रहती है और एक व्यापक वक्र में समाप्त होती है। उसकी आस्तीन काफी लंबी और काफी चौड़ी है। उनका प्रवाह कोहनी से काफी ऊपर टूट जाता है, जहां वे लंबे समय तक विभाजित होते हैं। कॉस्मेटिक ब्रांड, ये वही कपड़े और रंग हैं जिनका उपयोग पोशाक की आस्तीन, नीचे और नेकलाइन को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। ईस्टगार्ड के घराने की भूतपूर्व राजकुमारी काया ईस्टगार्ड महामहिम को बधाई देती है। काया को देखते हुए आदित्य को अचानक दोषी महसूस हुआ। यहां तक कि आखिरी क्षण में भी उसके पिता ने उसकी जान बख्शने का अनुरोध किया। आदित्य के चेहरे पर ये जटिल विचार नहीं दिखे। आप सभी उठ सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। सबसे पहले मैं ईस्टगार्ड घराने की राजकुमारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं किसी भी बात का जवाब दूंगा। मिस काया, क्या आप अपने पिता की हत्या के लिए मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो आदमी मुझे सिर्फ फायदे के लिए किसी दूसरे रईस के घर बेचना चाहता था। मुझे उससे कभी कोई प्यार नहीं मिला। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। आखिरकार वो सिर्फ एक अजनबी था जो मेरी आज़ादी छीनना चाहता था। मिस काया, मैं आपको आपके पिता के आखिरी शब्द बताता हूँ। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी उन्होंने अपनी जान की भीख मांगने के बजाय मुझसे आपकी जान बख्श देने की भीख मांगी थी। मुझे लगता है कि यह एक वाकया आपके पिता के बारे में बहुत कुछ कहता है। आदित्य की बातें सुनकर काया का शरीर थोड़ा कांप उठा। मिस काया, ईस्टगार्ड का घर आगे भी जारी रहेगा क्योंकि आप आखिरी बची हुई वंशावली है। इसलिए भविष्य में अगर आप दोनों शादी करते हैं तो जैन को अपना पारिवारिक नाम बदलना होगा। जैन, क्या आपको कोई आपत्ति है? आदित्य को लगा कि जैन और काया दोनों ही बेहतरीन जोड़े होंगे। एक कुलीन की बेटी होने के नाते उसे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिली होगी, इसलिए वह अपने परिवार के क्षेत्रों का प्रबंधन कर सकती है, जबकि जैन कमांडर होने के नाते किसी भी सैन्य मुद्दे से निपट सकता है। जैन और काया दोनों ही इस पल में महसूस की गई खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते।
पहले तो उन्हें लगा कि राजा ईस्टगार्ड परिवार की राजकुमारी के तौर पर काया के अधिकार छीन लेंगे। ये जोड़ा खुशहाल जीवन जीने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार था। ज़ेन और काया ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ सिर हिलाया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, महाराज। अच्छा, आप दोनों अभी महल का आनंद ले सकते हैं। मुझे ड्यूक सरलिस से कुछ निजी मामलों पर चर्चा करनी है। ज़ेन और काया दोनों ने झुककर प्रणाम किया और आदित्य और सरलिस के लिए सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गए। महाराज, आपके बोलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदित्य ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का संकेत दिया। इन 3 वर्षों में मेरे पास 25,000 बड़ी सेना के अलावा 4,000 सैनिकों की सेना बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन और धन है, जिन्हें बनाए रखने के लिए मुझे कहा गया था। यदि आपका महाराज चाहें तो मैं हकू को 4,000 सैनिकों को राजधानी में भेजने का आदेश दूंगा। आदित्य यह व्यक्त नहीं कर सकता कि वो ड्यूक सरलिस के प्रति कितना आभारी था। मुझे सचमुच सर सरलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राजधानी को सैनिकों की सख्त जरूरत है। आगे बढ़ते हुए, क्या आपके पास उस आदमी के बारे में कोई जानकारी है? कल आधिकारिक बैठक खत्म होने के बाद आदित्य ने ड्यूक सरलिस से संपर्क किया और उसे अमोस नामक एक व्यापारी की जांच करने के लिए कहा। आदित्य को लग रहा था कि अमोस नेपोका या जुल्क्स किंगडम से हो सकता है, इसलिए उसने सरलिस से दोनों राज्यों की जांच करने को कहा। हाँ, मुझे पता है। जाहिर है, अमोस नाम का यह आदमी जुलेक्स और नेपोका साम्राज्य में बहुत मशहूर है। जासूसों ने मुझे जो बताया, उसके अनुसार वो दिन में एक व्यापारी है, जबकि रात के अंधेरे में वह लोगों को लूटने वाले डाकू का नेता है। और कुछ, अगर मेरी जानकारी सही है तो फिलहाल वो नेपोका साम्राज्य के एक शहर में है जो हमारी सीमा के पास स्थित है। हे, आज रात मजेदार होने वाली है। बोनस अध्यायों के लिए वोट करें। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आधी रात को महल के बाहर खड़े होकर कीमिया देवी जूलिया और क्रिम्सन ड्रैगन आदित्य बाहर जाने वाले थे। राजकुमारी, हम लिफवुड सिटी जा रहे हैं, आदित्य ने उत्तर दिया। हम ऐसे शहर में क्यों जा रहे हैं जो इस राज्य से बाहर है, और वह भी आधी रात में? मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें डेट पर ले जाना चाहिए। क्रिम्सन ड्रैगन ने कीमिया देवी को एक इश्कबाजी भरी आंख मारते हुए जवाब दिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। जूलिया ने नाक सिकोड़ी और दूसरी तरफ देखा। उसने अपनी खुशी को न दिखाने की पूरी कोशिश की। ये यात्रा उसके लिए लगभग एक रोमांच की तरह है। आधी रात को चुपके से निकल जाना और एक ऐसे शहर में जाना जो राज्य के बाहर स्थित है। उसे इस तरह से व्यवहार करते देख आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसे अपने करीब खींचा और फिर अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। क्या कर रही हो? जूलिया ने पूछा और उसका चेहरा लाल हो गया। आज से पहले वो अपने जीवन में कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। उन बैंगनी पुतलियों को देखते हुए आदित्य मुस्कुराया और बेफिक्र लहजे में जवाब दिया, राजकुमारी, अगर हमें लिफवुड शहर तक पहुंचना है तो हमें उड़ने के लिए इस चौथे सितारे की कलाकृति का उपयोग करना होगा, जब तक कि आप कई दिनों तक चलना न चाहें। जूलिया ने अपने दाहिने कान में फुसफुसाते हुए उसकी गर्म सांसों को महसूस किया। उस पल उसने कुछ ऐसा अनुभव किया और महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी कमर को छूना वाकई अच्छा लगता है। क्या तुम तैयार हो राजकुमारी? सुनिश्चित करो कि तुम मेरे शरीर को कसकर पकड़ो, अन्यथा तुम गिर जाओगी। जूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। स्वूश! उसकी पीठ पर 2 अदृश्य पंख दिखाई दिए जो पूरी तरह से वायु तत्वों से बने थे। हालांकि पंख अदृश्य थे और पूरी तरह से वायु तत्वों से बने थे, फिर भी वो अपने पंखों की लंबाई महसूस कर सकता था। रात का आसमान साफ था और उस पर कोई बादल नहीं था। समुद्र से आने वाली ठंडी हवा ने सब कुछ ठंडा कर दिया और हल्की ठंडक का एहसास कराया। उड़ते समय उसने अपने हाथों को उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटना सुनिश्चित किया। वो उसकी कमर को और अधिक महसूस करने के लिए स्थिति का लाभ उठा रहा था। ड्यूक सरलिस, वॉटसन और आदित्य ने एक संयुक्त बैठक की, जहां उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। दिन के समय आदित्य ने विंड फेयरी के ब्रेसलेट को रिचार्ज किया था। 1000 जोड़ को संग्रहित करके उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल करने के साथ आदित्य ने अनुमान लगाया कि वे सभी मैना बैटरी खत्म होने से पहले 31 सेकंड तक उड़ सकते हैं। फिलहाल हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सेकंड में 30 जोड़ समय लग रहा है। आदित्य को पता था कि उसके पास भी अपनी समस्या का समाधान है। जूलिया, क्या तुम कृपया अपने मंत्र का उपयोग करके हम दोनों का वजन कम कर सकती हो? इसके अलावा, अगर तुम्हें कोई वायु मंत्र पता है तो उसे इस्तेमाल करके हमारी गति बढ़ाओ। तो यही वजह है कि तुमने मुझे अपने साथ लाया। उस औरत की गहरी आवाज सुनकर आदित्य का शरीर कांप उठा, जो नामात्र की उसकी पत्नी थी।
सांस। जूलिया ने इस मामले को बाद में आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि समय खत्म हो रहा था। जबकि आदित्य एक बॉडी कल्टीवेटर है, जूलिया एक जादुई कल्टीवेटर थी। दूसरे क्रम की होने के कारण उसके पास कुल 750 आंकड़े थे। चूंकि उसकी कक्षा कीमिया देवी थी, इसलिए उसने अपने किसी भी आंकड़े से ज्यादा अपने मन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसका मतलब है कि उसका मन 300 जोड़ से कहीं ज्यादा था। वजन घटाएं। पवित्र पवन की शुद्धता, स्वर्गीय विंड की दिव्यता। बूम। सिर्फ 3 मंत्र ही उनकी गति को 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। पहले मंत्र ने उनके दोनों वजन को आधा कर दिया। पवित्र हवा की शुद्धता ने और ज्यादा वायु तत्व जोड़े, जिससे उनकी गति 100 जोड़ बढ़ गई। अंत में स्वर्गीय विंड की दिव्यता ने अस्थायी रूप से उनकी गति को और 100 जोड़ बढ़ा दिया। जूलिया, क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने चिंतित स्वर में पूछा। इन मंत्रों को पढ़ने में उसका बहुत सारा मन चला गया होगा। मैं ठीक हूं, लेकिन मंत्रों का प्रभाव केवल 1 मिनट तक ही रहेगा। मेरे पास इन मंत्रों को 2 बार और डालने के लिए पर्याप्त मन है। हम वर्तमान में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए हर मिनट हम 5833.2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, जूलिया के सहायक मंत्रों की वजह से 30 जोड़ मन की खपत भी काफी कम हो गई। कीमिया देवी ने वही 3 मंत्र 2 बार और दोहराए, जिससे उनका लगभग सारा मान खत्म हो गया। उस समय तक वे लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। ये देखकर कि बैटरी के रूप में काम करने वाले कंगन में संग्रहित मान खत्म होने वाला था, आदित्य ने जल्दी से एक पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित लैंडिंग की। क्या तुम ठीक हो? राजकुमारी का चेहरा थकावट के कारण पीला पड़ गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो थकी हुई सी सांस ले रही थी। अगर मैं इनमें से एक गोली ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आदित्य की निगाहों के सामने उसने एक सफेद चमकती हुई गोली निकाली, जो किसी मीठी धुंध की तरह लग रही थी। कैंडी खाने की तरह उसने गोली अपने मुंह में डाल ली। ये गोली मन को बहाल करने वाली गोली का उन्नत संस्करण है। हालांकि यह गोली अभी भी एक स्टार है और केवल प्रथम क्रम साधक की पूरी मन क्षमता को बहाल कर सकती है। ये दूसरे क्रम साधकों पर भी काम करती है। पिछले वाले के विपरीत, ये गोली दिल में किसी भी दर्द के साथ नहीं आती है। 1 या 2 घंटे में मैं अपना मन वापस पा लूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे कहना पड़ेगा कि कीमियागर होने के कुछ फायदे हैं। आदित्य केवल कल्पना ही कर सकता था कि अगर जूलिया गोलियों के साथ उनका साथ देने के लिए यहां नहीं होती तो उसे और उसके सैनिकों को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। कीमिया हमेशा से ही कमाल की रही है। बस बात यह है कि 90% लोगों में कीमिया सीखने की प्रतिभा ही नहीं है। चिंता मत करो, मुझे कुछ और दिन दो और मैं 2 स्टार मैना बहाली की गोली बना दूंगा। ठीक है, यह आपकी बदौलत है कि हम कमाई का दूसरा स्रोत खोजने में कामयाब हो गए हैं। कीमिया देवी उनके राज्य में जो लाभ ला सकती थी, वे गिनती से परे थे। ठीक है, चलो चलते रहें। हमें सीमाओं से इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। करीब 3 घंटे चलने के बाद आदित्य और जूलिया लिफोर्ड शहर पहुंचने में कामयाब हो गए। सीमा पार करना बहुत मुश्किल था, खासकर ड्यूक सर्लिस के सैनिकों के साथ जो सीमाओं की रखवाली और गश्त कर रहे थे। जूलिया ने सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए एक जंगली जानवर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वे दोनों सीमा पार करने में सफल हो पाए। इस्टारिन साम्राज्य के विपरीत, नेपोका साम्राज्य ने अपनी सीमाओं पर कोई भी सुरक्षाकर्मी रखने की जहमत नहीं उठाई। शायद उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। इस्टारिन साम्राज्य की सैन्य शक्ति को जानते हुए उन्हें हमला होने की चिंता नहीं थी। नेपोका साम्राज्य की सीमाओं के पास लिफोर्ड शहर नामक एक शहर था। लिफोर्ड शहर एक हरे भरे जंगल के किनारे बनाया गया था और यह वास्तव में एक ऐतिहासिक चमत्कार है। इसकी उपस्थिति हरे, उपजाऊ खेतों की पृष्ठभूमि से मेल खाती है, जिसने शहर को आज जैसा आकार देने में मदद की है। इन खेतों से लाई गई सामग्री का बहुत महत्व था, लेकिन जब बात वास्तुशिल्प डिजाइन की आती थी तो वे प्रभावशाली भी थे, क्योंकि अधिकांश इमारतें पतली और ऊंची हैं, जो उनके आसपास के खेतों की घास और खुलेपन की नकल करती हैं। शहर की इमारतों और संरचनाओं को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुसांस्कृतिक पहचान ही है जिसने वास्तव में अपनी छाप छोड़ी है। कई तरह के रेस्तरां, बिस्ट्रो और कॉफी हाउस में पाक कला के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। तो ये है लिफोर्ड शहर। किसी भी दूसरे शहर की तरह लिफोर्ड शहर भी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एक कुलीन घराने द्वारा शासित था। कहा जाता है कि यह शहर रात में कभी नहीं सोता। शहर में अपराध दर बहुत कम थी। 100 से ज्यादा कैसीनो और वेश्यालय थे। मनोरंजन के मामले में ये शहर बहुत आगे था। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी बहुत से लोग शहर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे। आदित्य और जूलिया भी 5 मिनट तक कतार में खड़े रहे। रुको, इस शहर में आने का नाम और कारण बताओ। अगर तुम इस शहर के निवासी हो
तो मुझे अपना निवास बैज बताओ। अगर तुम निवासी नहीं हो तो शहर में प्रवेश करने के लिए 2 चांदी के सिक्के खर्च करने होंगे। सिपाही इस शहर में आने वाले लोगों के नाम लिख रहा था, जबकि दूसरा सिपाही प्रवेश शुल्क वसूल रहा था। मेरा नाम इसहाक है और यह मेरी पत्नी साशा है। हम यहाँ एक व्यापारी से कुछ सामान खरीदने आए हैं। आदित्य ने उन्हें 4 चांदी के सिक्के देते हुए कहा। तुम दोनों जा सकते हो। जूलिया और आदित्य के लिए गेट खोल दिया गया। शहर में प्रवेश करते ही एक पल के लिए आदित्य और जूलिया दोनों ही दंग रह गए। पूरा शहर जगमगा रहा था। लगभग हर जगह रंग बिरंगी रोशनियां थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो किसी प्राचीन यूरोपीय शहर में वापस आ गया हो। वाह, मुझे लगता है कि यह उन शहरों में से एक है जो मुख्य रूप से रात के समय काम करते हैं। महाद्वीप में कुछ ऐसे शहर थे जो पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। वे शहर मनोरंजन क्षेत्र में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बनाते और निवेश करते थे। जूलिया, क्या तुम कुछ खरीदना चाहती हो? क्योंकि अमोस एक व्यापारी था, इसलिए वो शॉपिंग जिले में ही मिल जाएगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी कीमिया शोध के लिए कुछ सामग्री खरीदना चाहता हूँ। वे दोनों खरीदारी करने के लिए चले गए। माफ कीजिए, क्या आपके पास शाही तितली का खून है? जूलिया ने कीमिया सामग्री बेचने वाले एक दुकानदार से पूछा। मिस, हमारी दुकान में सब कुछ है, कृपया अंदर आकर देख लीजिए। अधेड़ उम्र के दुकान मालिक ने विनम्रता से उन दोनों का अपनी दुकान में स्वागत किया। मैडम, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किन सामग्रियों की जरूरत है? आदित्य आलस से सब कुछ देख रहा था। उसके लिए कीमिया एक जटिल विषय था जिसे वो कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे शाही तितली का खून, फैंटम का दांत, क्रिस्टलाइज्ड यूनिकॉर्न का खून और चिमरा हॉर्न चाहिए। मैडम, आप सही जगह आए हैं। हमारे पास सब कुछ है। मेरा मतलब असभ्य होना या किसी का अनादर करना नहीं है, लेकिन ये चीजें थोड़ी महंगी है। कोई बात नहीं, उसे जो चाहिए वो दे दो। उसके बाद जूलिया ने कुछ और सामान मंगवाया और फिर आदित्य ने सबका भुगतान कर दिया। ये है आपका बदला पैसा सर। आप बदले में पैसे रख सकते हैं, लेकिन इसके बदले में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बड़े भाई आमोस को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मेरा उनसे अपॉइंटमेंट था, लेकिन रास्ते में कुछ घटनाओं के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं बड़े भाई आमोस को नहीं ढूंढ सकता। शुरू से ही आदित्य दुकानदार से यह सवाल पूछने की योजना बना रहा था। आदित्य की अच्छी एक्टिंग देखकर जूलिया को एक पल के लिए शक हुआ कि क्या यह वही आदित्य है जिसे वह पहले से जानती थी। आज रात शहर के उत्तरी हिस्से में नीलामी हो रही है। तुम वहां भाई अमोस को पा सकते हो। दुकानदार ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। अमोस इस शहर में वाकई बहुत मशहूर था। धन्यवाद भाई। सामग्री की दुकान से बाहर निकलने के बाद वे दोनों नीलामी घर की ओर चल पड़े। तुमने अमोस को बड़ा भाई क्यों कहा? जूलिया ने उत्सुकता से पूछा। अमोस वाकई बहुत मशहूर है। आम लोगों के लिए वो एक संत व्यापारी के रूप में जाना जाता है। अमोस का पता जानने के लिए मैंने सोचा कि किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछना सबसे अच्छा विकल्प होगा। ओह भाई आमोस, क्या आप भी उस प्राचीन पुस्तक के लिए यहाँ आए हैं जो समुद्र के नीचे मिली थी? क्या तुम्हें पूछना भी जरूरी है? प्राचीन पुस्तक के अलावा यहाँ कोई और चीज भाई आमोस के ध्यान के लायक नहीं है। मैंने सुना है कि कोई भी प्राचीन पुस्तक को खोलने में सक्षम नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तक में किसी की साधना को बढ़ाने की एक गुप्त विधि है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। आपको अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अमोस नाम के व्यक्ति ने मंच पर नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया। आखिरी पल आ गया था। जिस किताब को वो सालों से ढूंढ रहा था, वो आखिरकार सामने आ ही गई। बोनस अध्याय के लिए वोट करें। देवियों और सज्जनों, अब हम वो चीज सामने लाने जा रहे हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। ये खोए हुए समुद्र की प्राचीन पुस्तक है। हाल ही में एक मछुआरे को मछली पकड़ते समय ये प्राचीन पुस्तक मिली। हम अभी भी पुस्तक को खोल नहीं पाए हैं। कुछ निरीक्षण के बाद हमने पाया है कि केवल कोई दूसरा क्रम रून मास्टर ही इस पुस्तक को खोल सकता है। अब समुद्र की प्राचीन पुस्तक के लिए बोली शुरू होगी। कृपया यह न भूलें कि जो कोई भी इस बोली में भाग लेने से दूसरों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने की कोशिश करेगा, उसे सिल्वर ग्रास नीलामी घर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बोली 1000 रॉयल गोल्ड से शुरू होती है। 2000 आरजी, 4000 आरजी, 5000 आरजी, 10,000 आरजी के बारे में क्या ख्याल है? 10,000 और 500 आरजी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। आम लोगों को बोली में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वे केवल वीआईपी लोगों को आपस में लड़ते हुए देख सकते थे। क्या हम इस पुस्तक के लिए बोली लगाएंगे? जूलिया, जो अब साशा के नाम से जानी जाती थी, ने पूछा। नहीं, मैं इस पुस्तक को पाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अभी के लिए चलो बस शो का आनंद लेते हैं। भविष्य के अपने दुस्वप्न से आदित्य को यकीन था कि समुद्र की इस प्राचीन पुस्तक में काले दिल का रहस्य था।
अमोस पुस्तक प्राप्त करेगा और काले दिल के रहस्यों को उजागर करेगा। मुझे नहीं पता कि भविष्य अभी भी वैसा ही है या नहीं। मैंने जो भविष्य देखा उसमें उसने जुलेक्स राजा को काले दिल के रहस्य दिए और इस्तारिन साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया। उस भविष्य में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे अमोस मुझसे नफरत करने लगा, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। भविष्य के उस दुस्वप्न के बाद से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। बोलियों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। 15,000 आरजी, 16,000 आरजी, 16,000 आरजी एक बार, 16,000 आरजी दो बार। मिस्टर एमोस को प्राचीन पुस्तक ऑफ द लॉस्ट सी प्राप्त करने के लिए बधाई। देवियों और सज्जनों, इसके साथ ही हमारी नीलामी समाप्त हो गई है। हम आप सभी को हमारी अगली नीलामी में भाग लेते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। क्या हम नहीं जा रहे हैं? जरा ठहरिए। तो ये प्राचीन पुस्तक है। अमोस के सामने एक काली किताब थी। सालों तक पानी में रहने के बावजूद इस किताब के पन्ने अभी भी बरकरार थे। किताब के कवर पर कुछ लाल रंग के रूनिक शब्द लिखे हुए थे। चलो चलें। कल हम एक दूसरे दर्जे के रून मास्टर को ढूंढेंगे जो किताब खोलने में हमारी मदद करेगा। लेकिन सर, हमें रन मास्टर कहाँ मिलेगा? मेरी जानकारी के अनुसार मुझे नहीं लगता कि तीनों राज्यों में कोई रन मास्टर है। रून के ज्ञान वाले साधक अत्यंत दुर्लभ थे। बेवकूफ, मैं हमेशा 3 राज्यों से आगे जाकर रून मास्टर को खोज सकता हूँ। अमोस और उसके रक्षक दुनिया की किसी भी चिंता के बिना अपने महल की ओर चल दिए। जब भी कुछ स्थानीय लोग अमोस को देखते तो वे सिर झुकाकर उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन करते। आम लोगों के बीच अमोस को संत व्यापारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंधेरे में वो पहाड़ी डाकुओं का नेता था। सर, क्या आप इस्तारिन राज्य की राजधानी जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? एक गार्ड ने पूछा। नहीं, उस शहर में जाने का मेरा उद्देश्य तब समाप्त हो गया जब उस कमीने राजा को दत्तक दादा ने मार डाला। अब तक उस राजा को वह गुप्त संदेश मिल गया होगा जो मैंने दादा को लिखा था। मैं अभी इस्तारिन क्षेत्र में नहीं जा सकता। अमोस बहुत क्रोधित था। वो बदला लेना चाहता था। एक तुच्छ राज्य के राजा की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने दादा को मार डाले? वो बहुत क्रोधित था। कुछ दूर चलने के बाद अमोस आखिरकार अपने महल में पहुंच गया। महल 50 मीटर बड़ा था, जो 2 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। जैसे ही अमोस अपने घर में घुसने वाला था, उसने देखा कि उसके घर में सब कुछ अजीब तरह से शांत था। अरे, तुम और अपने पहरेदारों को बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा देखकर उसके शब्द उसके गले में अटक गए। इससे पहले कि अमोस कुछ समझ पाता, उसे लगा कि उसकी चेतना धुंधली हो रही है। कुछ सेकंड के बाद वह भी बेहोश हो गया। अमोस के बेहोश होने के बाद हवेली की छत पर काले कपड़े पहने और अपने चेहरे को काले कपड़े से ढके 2 व्यक्ति दिखाई दिए। कीमियागर पत्नी होने के वाकई अपने फायदे हैं, खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में। आप अपनी पत्नी किसे कह रहे हैं? रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं कभी भी आपकी पत्नी बनने के लिए सहमत नहीं हुई, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आदित्य ने कुछ सेकंड तक उसे घूरते हुए कहा, तुम अनुबंध के अनुसार मेरी पत्नी हो। मैं इन बेवकूफाना अनुबंध नियमों का पालन नहीं करता। अरे, हमने तो शादी ही नहीं की। तो जब तक मैं तुमसे शादी कर लूं, तब तक तुम मेरी पत्नी बनकर खुश रहोगी। आदित्य की बातें सुनकर राजकुमारी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी ने उसकी दुम पर पैर रख दिया हो। उसने आदित्य को घूरकर देखा और उसे अपना मुंह बंद करने का इशारा किया, जिस पर लाल राजा ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बेशर्म हो। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आदित्य तब से जूलिया को चिढ़ा रहा है जब से वे महल से बाहर गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित राजा आदित्य चला गया है और उसकी जगह एक बेशर्म आदमी ने ले ली है जो उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। हा, खैर, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ पहुँचने में कुछ अतिरिक्त घंटे लग जाते। और हाँ, तुम्हारी अद्भुत कीमिया कौशल के बिना मैं इन सभी द्वितीय श्रेणी के साधकों को नहीं गिरा पाता। अमोस के हवेली पहुंचने से पहले जूलिया ने अपनी द्वितीय श्रेणी की गोलियों में से एक का इस्तेमाल करके सभी को बेहोश कर दिया। जब इस गोली का इस्तेमाल पानी के साथ किया जाता है तो आसपास के वातावरण में रंगहीन धुआं फैल जाता है। बेचारा अमोस इसे आते हुए नहीं देख पाया क्योंकि धुएं में कोई गंध और रंग नहीं था। सौभाग्य से राजकुमारी ने उसे मारक दवा दी थी, अन्यथा उनके मुखौटे के साथ भी वो बेहोश हो सकता था। यदि आप आभारी हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे लिए कुछ महंगी कीमिया सामग्री खरीद लें। जरूर राजकुमारी, तुम्हारा पति तुम्हें जो भी चाहिए वो खरीद कर देगा। जब बात उसके कीमिया शोध की आई तो आदित्य ने अपनी कमाई खर्च करने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। सास, जूलिया ने हार मान ली थी। वो वापस लड़ने के लिए बहुत थक चुकी थी। जो भी हो, बस काम खत्म कर दो। गोली का असर उन्हें 2 घंटे तक बेहोश रखेगा। क्यों नहीं? आदित्य नीचे कूद गया और दूसरे दर्जे के एक रक्षक को मारने ही वाला था।
अगर तुम नहीं देखना चाहती हो तो तुम हमेशा अपना सिर घुमा सकती हो। राजकुमारी, ये राजकुमारी कोई बच्ची नहीं है। मैंने जितने लोगों को मारा है उनकी गिनती मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। ये कहते हुए आदित्य ने एक के बाद एक बेहोश पहरेदारों के गले काटने शुरू कर दिए। डिंग, होस्ट ने मिड सेकंड ऑर्डर को मार दिया है। होस्ट ने अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। डिंग, मेजबान ने स्तर ऊपर कर लिया है। डिंग, मेजबान ने स्तर ऊपर कर लिया है। डिंग, दूसरे क्रम तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, पौराणिक वर्ग युद्ध नर्तक दूसरे क्रम पर पहुंच गया है। डिंग, दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान अब दूसरी श्रेणी का चयन करने के लिए पात्र है। डिंग, सिस्टम द्वारा एक यादृच्छिक पौराणिक वर्ग या उच्च ग्रेड वर्ग का चयन किया जाएगा। आदित्य को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो यादृच्छिक पौराणिक वर्ग लेने के बजाय एक दुर्लभ वर्ग चुनना पसंद करेगा। लेकिन फिर से हर पौराणिक वर्ग बहुत शक्तिशाली होता है और इसमें कई अद्वितीय और दुर्लभ कौशल होते हैं। मुझे लगता है कि यह बेहतर तरीका है। मुझे ये तय करने में बहुत समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वर्ग चुनना है। चलो बस उम्मीद करते हैं कि मैं किसी बेकार पौराणिक वर्ग के साथ समाप्त न हो जाऊं। डिंग, रून सम्राट वर्ग पाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, चूंकि मेजबान पहले से ही द्वितीय क्रम है, इसलिए रून सम्राट वर्ग को भी द्वितीय क्रम में अपग्रेड कर दिया गया है। डिंग, दोनों वर्गों को दूसरे क्रम में अपग्रेड करने से मेजबान को नए कौशल मिले हैं और कुछ पिछले कौशल भी विकसित हुए हैं। डिंग, फायरी ब्लेज विकसित होकर 2 स्टार क्रिम्सन ब्लेज बन गया है। डिंग, हथियार महारत 2 स्टार हथियार ग्रैंडमास्टर बनने के लिए विकसित हुई है। डिंग, नए 2 स्टार पैसिव स्किल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लेसिंग सीखने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, नए 2 स्टार पैसिव स्किल मिस्टिक सर्च सीखने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, मेजबान को एक नया सहज कौशल 2 स्टार रूनिक एन्चेंटमेंट सीखने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान को एक नया निष्क्रिय कौशल 2 स्टार चार्म ऑफ द इन्फर्नो रून सीखने के लिए बधाई। डिंग, एक नया निष्क्रिय कौशल 2 स्टार लूना विजन सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, दूसरे वर्ग को जागृत करने से मेजबान मन में 50 जोड़ की वृद्धि हुई है। डिंग, मेजबान रक्तरेखा इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन से क्रिम्सन स्वर्गीय ड्रैगन में विकसित हुई है। डिंग, होस्ट के आंकड़े 50 जोड़ तक बढ़ गए हैं। डिंग, दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान को ड्रैगन में बदलने की क्षमता प्राप्त हो गई है। मेजबान को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक नया सहज कौशल प्राप्त हुआ है। क्या हो रहा है? जूलिया आदित्य को हिलता डुलता न देखकर चिंतित हो गई। वो उसके वंश में जबरदस्त बदलाव महसूस कर सकती थी। ग्रा, आदित्य के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा लिफोर्ड शहर हिलने लगा मानो भूकंप आ गया हो। जूलिया आदित्य के करीब होने से ही लगभग बेहोश हो गई। दहाड़ इतनी तेज थी कि अमोस और दूसरे बेहोश गार्डों के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा। सौभाग्य से जैसे ही आदित्य ने अपनी तेज और डरावनी दहाड़ लगाई, उसे होश आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया है उससे पूरे शहर में हर कोई सतर्क हो चुका है। शहर में एक अजगर है, सब लोग जल्दी करो, हमें अजगर को मारना होगा। दूर से भी आदित्य लोगों की घबराई हुई आवाज सुन सकता था। इस जगह पर पहरेदारों के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कीमिया देवी की चौंकी हुई आंखों के सामने आदित्य ने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया और उसकी हथेली में गहरे लाल रंग की ज्वाला का एक गोला दिखाई दिया। गहरे लाल रंग की ज्वाला के गोले से ज्वाला की छोटी छोटी लाल लपटें पहरेदारों और अमोस के शरीर को जलाने लगी। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। डिंग, मेजबान ने स्तर ऊपर कर लिया है। डिंग, मेजबान ने स्तर ऊपर कर लिया है। डिंग, होस्ट ने। आदित्य ने जल्दी से प्राचीन पुस्तक को अपनी भंडारण रिंग में रख दिया और फिर जूलिया के सामने उपस्थित हुआ। चलो ये जगह छोड़ दें। जूलिया ने सोचा कि आदित्य पवन परी के कंगन का उपयोग करके इस शहर से दूर उड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी शर्ट फाड़ने से उसकी पीठ पर ड्रैगन के 2 जोड़े पंख दिखाई दिए। ड्रैगन का हर पंख गहरा लाल था और 2 मीटर लंबा था। पंख कुछ इस तरह दिखते थे। अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटते हुए आदित्य आकाश में उड़ गया। जब आदित्य ने अपने नए बने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया तो उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पंखों और ड्रैगन के शरीर से परिचित था। सहज ज्ञान से वह जानता था कि उसे उड़ने के लिए अपने पंखों को कैसे हिलाना है। अंडरस्कोर बोनस अध्याय के लिए वोट करें। क्या तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? सच में, ये पहली बार है जब मैं अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं उठा रहा होता तो मैं और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था,
लेकिन असल में जूलिया का वजन उसे कोई परेशानी नहीं दे रहा था। क्या तुम कह रहे हो कि मैं मोटी हूं? जूलिया ने गुस्से में उसकी छाती पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो अपनी 10% ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आदित्य को शायद ही कुछ महसूस हुआ। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। जब कुछ देर की खामोशी बीत गई तो जूलिया ने पूछा, वहां क्या हुआ? मैं अभी भी पूरी बात को लेकर उलझन में हूं। मैं आगे निकलने में कामयाब रहा। अब मैं दूसरे क्रम पर पहुंच गया हूं। आदित्य को भी उम्मीद नहीं थी कि वो लेवल ऊपर कर लेगा। वो एक पल के लिए भूल गया था कि वो ब्रेकिंग पॉइंट के बहुत करीब था। इतनी जल्दी? अभी 6 दिन भी नहीं हुए जब से तुमने अपनी रक्तरेखा को जगाया है। तुमने ये कैसे किया? महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सेकंड ऑर्डर तक पहुंचने में कम से कम 6 से 1 साल लग जाते हैं, और यहां आदित्य ने इसे 5 दिनों से भी कम समय में कर दिखाया है। आदित्य ने एक असहाय मुस्कान दिखाई और असहाय स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ। जब मैंने हत्या करना शुरू किया तो मेरे वंश ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो आग में जल रहा हो। जब जलन गायब हो गई तो मेरा वंश विकसित हुआ। अब मेरा वंश क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन है। उसके आधे शब्द सच थे जबकि बाकी आधे झूठ थे। सिस्टम का अस्तित्व आदित्य का सबसे बड़ा रहस्य था। अभी के लिए आदित्य सब कुछ अपने पास रखना चाहता था। क्या तुमने क्या कहा? क्या तुम अपने शब्द दोहरा सकती हो? आदित्य को समझ नहीं आया कि जूलिया इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रही थी। मेरा रक्त वंश विकसित हुआ है। नहीं नहीं, उसने उसे बीच में रोका। वो हिस्सा नहीं, मुझे अपने वंश का नाम बताओ। आदित्य को आश्चर्य हुआ कि जूलिया इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही थी। आदित्य ने उत्तर दिया, लाल स्वर्गीय ड्रैगन। आदित्य, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? जूलिया एक बार फिर पुष्टि करना चाहती थी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं। सांस। जूलिया ने अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तुमसे पहले इतिहास में केवल एक ड्रैगन ही था जिसका वंश तुम्हारे जैसा ही था। वो व्यक्ति 7 महाद्वीपों का सम्राट बन गया। उसका एक ही हमला इस महाद्वीप का आकार बदलने के लिए पर्याप्त था। उसके समान वंश होने का मतलब है कि तुम में भी साधना के शिखर तक पहुंचने की क्षमता है। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? आदित्य ने सीधे चेहरे से पूछा। सिस्टम के साथ आदित्य को कभी किसी वंश की जरूरत नहीं पड़ी। वंश के बिना भी सिर्फ हत्या करके वो शिखर तक पहुंच सकता है। सांस। जो भी हो, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखना आदित्य, तुम्हें कभी भी अपने वंश के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जिस पर तुम्हें भरोसा न हो। इस दुनिया में तुम्हें अरबों लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने हितों की परवाह करते हैं। मैं समझ गया। उसके बाद न तो जूलिया और न ही आदित्य ने कुछ कहा। दोनों ने रात की शांति का आनंद लिया। जूलिया के मन में कई अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। आदित्य का खून का नाम जानने के बाद ऊपर से वो भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। अगर दुनिया को उसके वंश के बारे में पता चल गया तो मुझे यकीन है कि उसके स्वार्थी माता पिता सबसे पहले उसे अपने परिवार में वापस चाहते होंगे। साथ ही कंकाल द्वीप चुपचाप नहीं बैठेंगे अगर उन्हें पता चले कि उनके पड़ोसी राज्यों में से एक में स्वर्गीय ड्रैगन वंश वाला एक राजा प्रकट हुआ है। इसके अलावा इस महाद्वीप के लगभग सभी बड़े राज्य अपनी राजकुमारी की शादी आदित्य से करवाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदित्य को इस राज्य से दूर ले जाए। मुझे एम्बर और वॉटसन से बात करनी है। बिना यह महसूस किए जूलिया क्रिम्सन ड्रैगन पर अधिकार जताने लगी थी। इस बीच आदित्य अपने नए कौशल की जांच करने के लिए समय ले रहा था। स्थिति _ नाम आदित्य बैनिथ _ जाति ड्रैगन _ रक्तरेखा इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन _ वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट _ स्तर 4755 _ सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन फायरी ब्लेज क्रिम्सन ब्लेज हथियार महारत हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक करामात नया ड्रैगन परिवर्तन नया _ निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मौनमन दिव्य रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा चंद्र दृष्टि नया आशीर्वाद की गड़बड़ी नया रहस्यमय उछाल नया नरक रून का आकर्षण नया _ कलाकृति पवन परी का कंगन _ शक्ति 117 175 _ गति 127 185 जोड़ 100 _ सहन शक्ति 117 175 _ स्वास्थ्य 117 175 _ मन 139 247 _ निःशुल्क आंकड़े 4258। मेरी दूसरी कक्षा के आगमन के साथ मेरे स्टेटस पैनल में भी कुछ परिवर्तन हुए। उत्सुकतावश आदित्य ने अपनी नई कक्षा पर टैप किया, जिसका नाम भी बहुत बढ़िया था।
रून नरेश, आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे ये नाम पसंद आया। रून सम्राट द्वितीय क्रम विवरण। रून सम्राट राजा का वर्ग है। बहुत पहले रून सम्राट ने ओब्लिवियन डोमेन पर अपना दबदबा बनाया था। रून सम्राट का नाम ही दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए काफी था। आज तक रून सम्राट का नाम भुलाया नहीं गया है। हर कोई रून सम्राट वर्ग प्राप्त करने के योग्य नहीं है। मेजबान ब्रह्मांड में रून सम्राट वर्ग प्राप्त करने वाला एकमात्र दूसरा प्राणी है। फंक्शन 1, दूसरे क्रम पर रून सम्राट अपने धारक को कई तरह की शक्तियां देता है। दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान का रून के बारे में ज्ञान एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है, जहां मेजबान ने सभी मूल बातों में महारत हासिल कर ली है। मेजबान के 2 स्टार रून आइटम बनाने की 100% संभावना है। मेजबान के 3 स्टार रून आइटम बनाने की 50% संभावना है। प्रत्येक उच्च क्रम के साथ प्रतिशत घटता रहेगा। फंक्शन 2, अन्य वर्गों के विपरीत रून सम्राट एक विशेष वर्ग है। रून सम्राट वर्ग को अगले क्रम में तभी विकसित किया जा सकता है जब होस्ट रून के अपने ज्ञान और अनुभव को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने में कामयाब हो जाए। रून सम्राट वर्ग प्रगति 3 आदेश के लिए 0%। आदित्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे रून का सारा ज्ञान शुरू से ही उसके दिमाग में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दूसरे वर्ग ने उसके दिमाग में रून की एक खास लाइब्रेरी बना ली थी। तो मेरे वॉर डांसर वर्ग के विपरीत मैं अपने दूसरे वर्ग को केवल अपने ज्ञान और अनुभव को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाकर ही विकसित कर सकता हूं। चलो देखते हैं कि क्या मेरा वॉर डांसर वर्ग मुझे कुछ विशेष देता है। युद्ध नर्तक द्वितीय क्रम विवरण। एक विशेष प्रकार का वर्ग जो कभी युद्ध के देवता द्वारा उपयोग किया जाता था। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर युद्ध नर्तक उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की शक्तियां और कौशल प्रदान करता है। फंक्शन 1, मेजबान को सभी प्रकार के हथियारों का ज्ञान देता है। फंक्शन 2, हर बार जब मेजबान एक नए आदेश तक पहुंचता है तो युद्ध नर्तक मेजबान के लिए कौशल का एक नया सेट अनलॉक करेगा। फंक्शन 19% संभावना है कि मेजबान एक गंभीर स्थिति में युद्ध नर्तक वर्ग के नए कौशल को अनलॉक कर सकता है। हथियार ग्रैंडमास्टर दूसरा सितारा विवरण। एक शक्तिशाली जन्मजात कौशल केवल उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास युद्ध नर्तक वर्ग है। फंक्शन 1, ये कौशल उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता द्वारा रखे गए किसी भी हथियार पर ज्ञान और तत्काल महारत देता है। हथियार महारत किसी भी हथियार की शक्ति को 15% तक बढ़ा देती है। फंक्शन 2, अगर प्रतिद्वंद्वी मेजबान के समान क्रम में है तो मेजबान को चकमा देने या महत्वपूर्ण हमला करने का 10% मौका देता है। प्रतिद्वंद्वी के स्तर के आधार पर प्रतिशत बढ़ या घट सकता है। बुरा नहीं है, ये कौशल निश्चित रूप से कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय काम आएगा। अब मेरा अगला कौशल क्रिम्सन ब्लेज दूसरा सितारा विवरण। फायरी ब्लेज का एक उन्नत विकसित और शक्तिशाली रूप। ये कौशल उपयोगकर्ता को आग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। फंक्शन 1, हर बार जब उपयोगकर्ता इस कौशल को सक्रिय करता है तो ये प्रति सेकंड 1 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। फंक्शन 2, दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अग्नि प्रकार के हमलों से होने वाले नुकसान को 30% तक कम करता है। मेजबान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति में 30% की वृद्धि करता है। आदित्य, यह क्या है? आदित्य, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? जूलिया कुछ देर से उसका नाम पुकार रही है, लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वह चिंतित हो गई। नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने शरीर में हुए बदलावों के बारे में सोच रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्या हमें आराम करना चाहिए? जूलिया ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। वैसे कल मैं तुम सबको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। राजकुमारी ने आंखें सिकोड़कर आदित्य की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। तुम फिर क्या योजना बना रहे हो? कुछ ऐसा जो आपके दिमाग को उड़ा देगा। रास्ते में आदित्य ने जूलिया के साथ मजाक किया। यात्रा शांतिपूर्ण रही। सौभाग्य से लिफोर्ड शहर से किसी ने उनका पीछा नहीं किया। रात खत्म होने से पहले आदित्य और जूलिया महल में लौट आए। वे दोनों अपने बेडरूम में वापस चले गए। चूंकि वे दोनों द्वितीय श्रेणी के साधक हैं, इसलिए एक भी रात की नींद उन्हें थका नहीं सकती थी। जूलिया अपनी कीमिया शोध में वापस चली गई, जबकि आदित्य कागज और कलम लेने चला गया। ड्रैगन परिवर्तन एक जन्मजात कौशल जो सभी द्वितीय क्रम या उच्च क्रम ड्रैगन के पास होता है। ये कौशल मेजबान को ड्रैगन में बदलने या मेजबान के शरीर के किसी भी हिस्से को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। मेजबान के ड्रैगन रूप का आकार और माप मेजबान की रक्त रेखा और स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब मेजबान पूरी तरह से ड्रैगन में बदल जाता है तो मैना को छोड़कर मेजबान के सभी आंकड़े तुरंत दोगुने हो जाते हैं।
रूनिक करामात, द्वितीय स्टार कौशल विवरण। इस कौशल की शक्ति रून सम्राट वर्ग के क्रम से निर्धारित होती है। फंक्शन 1, वर्तमान स्तर पर मेजबान द्वारा 2 सितारा हथियार या कलाकृति को मंत्रमुग्ध करने की 100% संभावना है। 3 सितारा हथियार या कलाकृति को मंत्रमुग्ध करने की 50% संभावना है। 4 सितारा हथियार या कलाकृति को मंत्रमुग्ध करने की 10% से कम संभावना है। चंद्र दर्शन 2 स्टार कौशल विवरण। वॉर डांसर, रून सम्राट और क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन की शक्ति को मिलाकर एक विशेष और अद्वितीय प्रकार का कौशल बनाया गया था। होस्ट इस अद्वितीय नेत्र कौशल का संस्थापक है। चूंकि यह कौशल निष्क्रिय है, इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए किसी भी मन की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन 1, लूना विशन होस्ट को नाइट विशन देता है। होस्ट अंधेरे में कुछ भी देख सकता है। फंक्शन 2, चंद्र दृष्टि मेजबान को प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं को खोजने देती है जिनकी शक्तियां मेजबान से एक आदेश नीचे है। फंक्शन 3, ये कौशल मेजबान को दूसरे क्रम के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मन नियंत्रण मंत्रों के विरुद्ध 70% प्रतिरोध देता है, लेकिन उच्चतर क्रम के विरुद्ध प्रतिरोध प्रतिशत प्रतिद्वंद्वी की साधना शक्ति के आधार पर घटता है। आशीर्वाद में व्यवधान 2 स्टार कौशल विवरण। वॉर डांसर क्लास द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष प्रकार का कौशल। इस कौशल का उपयोग दुश्मन सैनिकों को कमजोर करने के लिए किया जाता है। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए 25 जोड़ मैना की आवश्यकता होगी। ये कौशल प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना का उपभोग करना जारी रखेगा। फंक्शन 1, उन जादूगरों की आक्रमण शक्ति को कम करता है जिनका साधना स्तर 2 क्रम या उससे नीचे है। 15%। यदि लड़ाई मेजबान के क्षेत्र में लड़ी जाती है तो डिबफ 15% से बढ़कर 30% हो जाएगा। फंक्शन 2, जब प्रतिद्वंद्वी सेना के कमांडर को मार दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है तो दुश्मन सैनिकों की हमला करने की शक्ति 20% कम हो जाएगी। ये वास्तव में एक शक्तिशाली कौशल है। ये कौशल ही युद्ध के पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है, लेकिन ये शर्म की बात है कि मेरे वर्तमान मान के साथ भी मैं अपने कौशल को अधिकतम 44 सेकंड से अधिक समय तक सक्रिय नहीं रख सकता। आदित्य ये जानकर थोड़ा निराश था कि उसके पास युद्ध में इस कौशल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मान नहीं होगा। कल्पना कीजिए, इस कौशल के कारण उसके विरोधियों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रहस्यमय उछाल 2 स्टार कौशल विवरण। वॉर डांसर क्लास का एक और विशेष कौशल। ये कौशल सहयोगियों को बफ प्रदान कर सकता है। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए 25 जोड़ मैना की आवश्यकता होगी। ये कौशल प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना का उपभोग करना जारी रखेगा। फंक्शन 1, जब ये कौशल सक्रिय होता है तो सैनिकों और जनरलों और सहयोगियों को उनकी चपलता में 9% बढ़ावा मिलेगा। फंक्शन 2, जब दुश्मन के 70% सैनिक पराजित हो जाएंगे तो सैनिकों और जनरलों और सहयोगियों को उनकी ताकत में 9% की बढ़ोतरी मिलेगी। फंक्शन 3, यदि दुश्मन सैनिकों की संख्या सहयोगी सैनिकों से अधिक है तो सहयोगी सैनिकों और जनरलों को उनकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य में 9% की वृद्धि मिलेगी। ये भी एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग मैं 44 सेकंड से अधिक समय तक कर सकता हूँ। ये जानना वास्तव में निराशाजनक है कि मुझे इतने सारे शानदार कौशल मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें चालू रखने के लिए पर्याप्त मैना नहीं है। मैना का भंडारण आदित्य को निराश करने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वह अपने मान भंडार को बढ़ाने का एकमात्र तरीका 3 सितारा या उससे ज्यादा सितारा वाले फल खाकर ही कर सकता है, जो बहुत महंगे थे। भले ही वह अपना पूरा राज्य बेच दे, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह एक अनमोल खजाना खरीद सके जो सुरक्षित रूप से उसके मान भंडार को बढ़ा सके। इन्फर्नो रून का आकर्षण 2 स्टार कौशल विवरण। यह एक विशेष कौशल है जो मेजबान के रून सम्राट वर्ग द्वारा प्रदान किया गया था। ये कौशल मेजबान को अपने रूनों के साथ अपनी अग्नि आत्मीयता का उपयोग करने की अनुमति देता है। फंक्शन 1, इन्फर्नो रून से मंत्र मुग्ध की गई वस्तुएं उपयोगकर्ता को 10% अतिरिक्त अग्नि क्षति देंगी। ठीक है, आखिरी कौशल बेकार नहीं है। इसका एक कार्य हो सकता है, लेकिन अपने रूनों में अग्नि तत्व की शक्तियों को जोड़कर मैं विभिन्न हथियार या वस्तुएं बना सकता हूं जो अग्नि तत्व से संबंधित बफर्स देंगे। उदाहरण के लिए, आदित्य एक सामान्य तलवार को 2 स्टार रूनिक हथियार में बदल सकता है जिसमें अग्नि जादू होता है। जब तलवार का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता को अग्नि से संबंधित बफर्स प्राप्त होंगे। रूनिक हथियार वे हथियार हैं जिन्हें केवल रूनों से मंत्र मुग्ध किया गया है। 2 स्टार रूनिक हथियार लोहार द्वारा गढ़े गए 2 स्टार हथियार से अलग है, जबकि रूनिक हथियार उपयोगकर्ता को शक्तिशाली बफर प्रदान कर सकते हैं। 2 स्टार हथियार शक्ति रखने के लिए दुर्लभ धातुओं से बने होते हैं।
आमतौर पर 2 स्टार हथियार को पहले लोहार द्वारा गढ़ा जाता है और फिर हथियार को रूनों से मंत्रमुग्ध करने के लिए रून मास्टर के पास ले जाया जाता है ताकि हथियार में बफर जोड़े जा सके। बोनस अध्याय के लिए वोट करें। हे, ऐसा लगता है कि चीजें दिलचस्प होने जा रही है। यह विश्वास करना कठिन है कि राजधानी 7 दिनों से भी कम समय में इतनी बदल गई थी। पहले राजधानी का माहौल हमेशा उदास, अंधकार में, निराशाजनक और कठिनाई से भरा हुआ था। लोग अपने परिवारों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन काले दिनों की तुलना में राजधानी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। राजधानी का अंधेरा, उदास और निराशाजनक माहौल गायब हो गया है, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। शहर के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने की वजह से हजारों लोगों के पास अब नौकरी थी और वे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए पर्याप्त पैसा कमा रहे थे। अब जब शहर में कोई बड़ा गिरोह या अपराधी नहीं रह गया है, तो आम लोगों की परेशानी कम हो गई है। हालांकि राजधानी को अभी पूरी तरह से ठीक होना और किसी बड़ी चीज में तब्दील होना बाकी है, लेकिन इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को आने वाली ऐसी चीज का एहसास हो सकता है जो उनके जीवन को 100 गुना आसान बना देगी। राजा की नई नीतियों के तहत व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, और ड्यूक रयान को हराने और विद्रोही को दबाने के बाद अब बहुत से लोग नौकरी पाने की उम्मीद में राजधानी में आ रहे थे। सोचना कि वो इतनी जल्दी शहर को बदल पाएगा, मुझे कहना होगा, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। धन की देवी राजधानी की सड़कों पर चली, जिसका पुनर्निर्माण आदित्य द्वारा शुरू की गई एक नई तकनीक से किया जा रहा था। नई बनी सड़कें अपनी सीधी सादी बनावट, ठोस नींव, जल निकासी की सुविधा देने वाली घुमावदार सतह और ज्वालामुखीय राख और चूने से बने कंक्रीट के इस्तेमाल के लिए उल्लेखनीय है। मुझे आश्चर्य है कि वो इस पद्धति को कैसे लेकर आया। महिला, क्या आपने सुना कि कल रात सीमावर्ती शहर लिफोर्ड में क्या हुआ? इस शहर के गिल्ड मास्टर ने पूछा, जब वो सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के नेता के पीछे से आ रहा था। मैंने किया, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था। ईमानदारी से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमोस इस तरह मरेगा, लेकिन ये हमें एक अवसर भी देता है। अमोस नेपोका और जुल्क्स दोनों राज्यों में शीर्ष व्यापारी था। हम दोनों राज्यों में अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। धन की देवी होने के नाते उसके पास एक व्यवसायी महिला का दिमाग था। महिला, जुलेक्स और इस्तारिन राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कभी भी युद्ध छिड़ जाए। ये सच है, दोनों राज्य पीढ़ियों से इस राज्य को दबाते आ रहे हैं। उनके अहंकार को देखते हुए मुझे यकीन है कि वे राजा आदित्य की तेजी को देखकर चुप नहीं बैठेंगे। जुलुक्स और इस्तारिन साम्राज्य के बीच तनाव कई कारणों से बढ़ रहा है। सबसे पहले, आदित्य ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया और बंदरगाह शहर का निर्माण भी शुरू कर दिया। उनके प्रधानमंत्री को पकड़ना जुलुक्स सम्राट के चेहरे पर सीधे तमाचे की तरह था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुलुक्स साम्राज्य ड्यूक और राजा के बीच संघर्ष पैदा करके इस्तारिन साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ जब गृहयुद्ध होता है? जुलुक्स साम्राज्य एक झटके में इस्तारिन क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। जो भी हो, युद्ध का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा संघ किसी भी युद्ध के बावजूद सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगा। लेकिन अंदर ही अंदर धन की देवी थोड़ी चिंतित हो रही थी। एक बार जब जुल्क्स राजवंश हमला करता है, तो कोई रास्ता नहीं है कि नेपोका साम्राज्य, जो पीढ़ियों से इस्तारिन साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप बैठ जाए। दोनों राज्यों द्वारा एक ऐसे राज्य पर हमला करने के साथ जो हाल ही में द्वितीय श्रेणी का शक्तिशाली राज्य बन गया है, धन की देवी को यकीन नहीं है कि क्रिम्सन ड्रैगन उसकी भूमि की रक्षा कर सकता है या नहीं। युवा मास्टर, यह क्या है? इस समय वॉटसन, जूलिया और आदित्य स्टडी रूम में मीटिंग कर रहे थे। उनमें से 3 की नज़र एक पुरानी किताब पर थी जिसे आदित्य ने कल रात अपने साथ खरीदा था। वॉटसन को यह जानकर अभी भी झटका लगा कि उसके युवा स्वामी के पास अब स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन वंश है। जूलिया की तरह ही वॉटसन ने भी बहुत दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। बूढ़े व्यक्ति को शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। जूलिया की तरह ही वॉटसन ने भी अपने महामहिम को सख्त चेतावनी दी कि वह किसी और आत्मा को अपने वंश के बारे में न बताएं। हम इस प्राचीन पुस्तक को कैसे खोलेंगे? इस पुस्तक को खोलने के लिए हमें दूसरे दर्जे के रून मास्टर की आवश्यकता होगी। दरअसल, आदित्य ने किताब उठाई और किताब के कवर पेज पर लिखे रून्स को पढ़ना शुरू किया। ये देखकर जूलिया और वॉटसन दोनों को लगा कि उनके सुन्न शरीर पर बिजली की एक और लहर गिर गई है। खुला, युवा मास्टर, आप वास्तव में रून्स को समझ सकते हैं, लेकिन कब से? वॉटसन पिछले 3 सालों से आदित्य की सेवा कर रहा है। वो अपनी महिला जूलिया के आने से पहले से ही यहाँ था। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि इन 3 सालों में आदित्य ने शराब पीने के अलावा कभी कुछ नहीं किया।
ये जानते हुए कि वो वॉटसन से झूठ नहीं बोल सकता, आदित्य ने उन्हें आधा सच बताने का फैसला किया। देखो, मेरी सुपरफास्ट खेती, मेरी वंश रेखा का विकास और मुझे रूम्स के बारे में पता होना एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों पर अपने रहस्य को लेकर भरोसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ इतना है कि यह रहस्य बहुत बड़ा है। अगर लोगों को मेरा रहस्य पता चल गया तो मैं मर जाऊंगा। आदित्य किसी भी तरह से उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं बताने वाला था। यह उन दोनों का मुंह बंद करने का उसका एकमात्र तरीका था ताकि जूलिया और वॉटसन दोनों उससे कोई और सवाल न पूछें। जूलिया और वॉटसन ने एक दूसरे की तरफ देखा और गंभीर भाव से सिर हिलाया। धन्यवाद। अब चलो इस किताब को खोलें और रहस्यों को उजागर करें। काला दिल, तो यह वास्तव में वो पुस्तक है जिसने अमोस को ब्लैक हॉट का उपयोग करने का तरीका सिखाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ब्लैक हॉट के साथ अपने सैनिकों को मजबूत कर पाऊंगा। वॉटसन ने किताब उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। ब्लैक हॉट एक रहस्यमय तकनीक है जिसका इस्तेमाल एक बार एक प्रसिद्ध नेक्रोमेंसर द्वारा किया गया था। ब्लैक हॉट एक कृत्रिम हृदय है जिसे छाती के दाईं ओर रखा जाता है। ब्लैक हॉट के बारे में कहा जाता है कि यह साधकों को अपार शक्तियां प्रदान करता है। ब्लैक हॉट साधक की साधना गति को दोगुना या तिगुना भी कर सकता है। जब ब्लैक हार्ट का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता को मन में भारी वृद्धि प्राप्त होगी। ये ब्लैक हॉट चीज वाकई बहुत शक्तिशाली है। जूलिया और वॉटसन दोनों ही इस किताब की कीमत जानते थे। अगर दूसरे राज्यों को ऐसी शक्तिशाली तकनीक के अस्तित्व के बारे में पता चल जाए तो वे इस किताब को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि हमें ये ब्लैक हॉट बनाना चाहिए और किसी अपराधी पर इसका परीक्षण करना चाहिए। अगर परीक्षण सफल रहा तो हम अपनी सैन्य शक्तियों को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं। वॉटसन, मुझे आपकी उत्तेजना को तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर परीक्षण सफल भी हो जाता है तो हम अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए सिर्फ काले दिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि अगर यह खबर फैल गई तो क्या होगा। उस समय शक्तिशाली गुट हमारा पीछा करेंगे। साधना की इस दुनिया में एक साधक के लालच की कोई सीमा नहीं थी। बड़े गुट इस स्वर्गीय तकनीक को पाने के लिए उनके राज्य को कुचलने में भी संकोच नहीं करेंगे। जूलिया ने किताब को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत आगे की सोच रहे हो। भले ही हम सफलतापूर्वक काला हृदय बनाने में कामयाब हो जाएं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति मन में अचानक वृद्धि का सामना कर सकता है। आइए हम एक साधक के शरीर को एक कंटेनर के रूप में कल्पना करें जबकि हृदय कंटेनर का मुख्य भाग है। कंटेनर का आकार तभी बढ़ाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति की साधना बढ़ जाती है। अब आइए कल्पना करें कि अगर कंटेनर अपनी क्षमता से अधिक हो जाए तो क्या होगा। कंटेनर तरबूज की तरह फट जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही काला दिल लगा दिया गया हो, 2 या 3 दिनों की अवधि के बाद दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, या बदतर स्थिति में वो व्यक्ति गुब्बारे की तरह फट जाएगा। इसीलिए मेरे दुस्वप्न में सैनिक ठीक दिख रहे थे, इसलिए आखिरकार उनकी त्रासदी होने वाली थी। आदित्य को ये जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि उन अनंत भविष्यों में से एक में उसके दुश्मन उसी चीज के कारण मरेंगे जिसने उन्हें जीत और शक्ति का स्वाद चखाया था। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम काले दिल का उपयोग कर सकें? वॉटसन ने निराश स्वर में पूछा। शायद आदित्य कर सकता है, मैं कैसे? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्वर्गीय रक्तरेखा को काले दिल को काम करने की अनुमति देनी चाहिए। सामान्य लोगों के विपरीत स्वर्गीय रक्तरेखा वाले प्राणी विशेष होते हैं। हमारे कंटेनर के विपरीत आपका कंटेनर रबर से बना है जिसे खींचा जा सकता है। ये सब सिर्फ एक सिद्धांत है, मुझे कुछ शोध करना होगा। 12 चूना पत्थर के स्तंभों में से प्रत्येक को घेरने वाली विशाल अंगीठी सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन करती है और हर जगह को गर्म चमक से ढक देती है। तिरछी छत से लटके विशाल झूमर टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं जबकि स्मारक इस भव्य हॉल के मोज़ेक फर्श पर नीचे देखते हैं। सिंहासन से एक मूंगा कालीन नीचे की ओर फैला हुआ है और पूरे हॉल को घेरता है, जबकि दीवारों पर सजी हुई लकीरों के साथ चौकोर दाग बैनर लगे हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच एक छोटा जादुई झूमर लटका हुआ है। उनमें से कुछ को जलाया गया है और बदले में उनके नीचे नायकों और किंवदंतियों के चित्रों को रोशन किया गया है। विजय के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाली विस्तृत रंगीन कांच की खिड़कियां बैनरों के समान कोरल रंग के पर्दों से छिपी हुई हैं। पर्दों को फैंसी लटकनों और चमकीली कोनों से सजाया गया है। संगमरमर का एक भव्य सिंहासन राज्य के एक विशाल चित्र के सामने रखा हुआ है और उसके साथ 3 समान लेकिन छोटी सीटें हैं जिन पर अतिथि गणमान्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। सिंहासन प्रतीकात्मक चित्रों से ढका हुआ है और प्रत्येक चौड़े कान पर एक भव्य शेर का सिर लगा हुआ है। मोटे तकिए गहरे मूंगे के हैं और इन्हें भी अलंकृत जालीदार नक्काशी से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं वे हल्के से रोशन ओक बेंचों की भरमार पर बैठ सकते हैं
जो सभी सिंहासन के सामने चौड़े वी आकार में है। उच्च पद वाले लोग सिंहासन के सामने भव्य बालकनियों पर बैठ सकते हैं। जबकि इस्टारिन साम्राज्य की भूमि पर शांति का माहौल बनने लगा था, जुल्क्स राजा बिल्कुल भी खुश नहीं था। महाराज, इस्टारिन साम्राज्य से दूत आ गया है। मुझे सुनने दो कि इस्टारिन साम्राज्य क्या कहना चाहता है। इस्तारिन राज्य के राजा को ये कहना पड़ा, जुलिक्स राजवंश के राजा, इस्तारिन राज्य ने आपके राज्य के प्रधानमंत्री को एक विद्रोही के साथ काम करने के लिए पकड़ लिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारी हिरासत में है। चिंता न करें, मैं उन्हें दिन में 3 बार खाना खिला रहा हूँ। यदि आपका महामहिम अपने प्रधानमंत्री को वापस चाहते हैं तो मुझे 50,000 शाही सोने के सिक्के, 52 सितारा हथियार और 1 साल का अनाज चाहिए। इस्तारिन राज्य के राजा की हिम्मत वाकई बढ़ गई है। सोचिए, एक राजा जो 1 हफ्ते पहले तक शराब के नशे में रहता था, अब हमारे प्रधानमंत्री को रिहा करने के लिए जुलुक्स राजवंश से फिरौती मांग रहा है। जुलुक्स राजवंश इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक तुच्छ राज्य की हिम्मत कैसे हुई कि वो जुलुक्स राजवंश के प्रधानमंत्री को पकड़ ले? जिस कुत्ते को हम खाना खिलाते थे, अब वही हमें काटने लगा है। राजा की नजर में इस्तारिन साम्राज्य जमीन के एक छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था, जिसे हम किसी भी समय जीत सकते थे। जनरल डैरेन एलिस को 60,000 सैनिकों के साथ इस्तारिन साम्राज्य को कुचलने के लिए भेजो। साथ ही उससे कहो कि वह उस राजा को न मारे। मैं उस कमीने को व्यक्तिगत रूप से यातना देकर मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, रिपोर्टों के अनुसार हो सकता है कि कोई तीसरे दर्जे का साधक दुश्मन की मदद कर रहा हो। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार करना समझदारी होगी? राजा के सलाहकारों में से एक ने पूछा। तो क्या जनरल डैरेन एलिस की शक्ति किसी भी तीसरे क्रम से निपटने के लिए पर्याप्त है? जनरल डैरेन एलिस खुद एक तीसरे क्रम का अस्तित्व था। बोनस अध्यायों के लिए वोट करें। जल्दी ही 1 और सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह जूलिया ब्लैक हॉट पर शोध करने में व्यस्त थी। आदित्य के आदेश पर वॉटसन और एलेक्स प्रबंधन का काम कर रहे थे, जबकि 2 सप्ताह से प्रशिक्षण ले रहे 700 रंगरूट अब अपने डिवीजन का चयन करने के लिए तैयार थे। आदित्य ने चयन का काम अपने 7 जनरलों पर छोड़ दिया, चूंकि वे रंगरूटों को उससे बेहतर जानते थे। राजधानी का पुनर्निर्माण सुचारू रूप से चल रहा था। अब तक सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड ने भी राजधानी में अपनी पहली शाखा खोल ली थी। बंदरगाह शहर बनाने की योजना अपने अंतिम चरण में थी और निर्माण कार्य अगले सप्ताह में कभी भी शुरू हो जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ सिल्वर मीडो ग्रोव का विस्तार भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। दूसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य और आपूर्ति की कीमतें भी गिर गईं, जिससे यह आम लोगों के लिए अधिक किफायती हो गया। प्रधानमंत्री जोसेफ को बंदी बनाने के बाद आदित्य को पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए उसने ड्यूक सर्लिस के नेपोका साम्राज्य के कुछ व्यापारियों के साथ संबंधों का उपयोग करके भोजन की एक बड़ी आपूर्ति खरीदी। सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर सीमाओं का विस्तार करके सैनिक बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का शिकार करने में सक्षम थे। जादुई जानवरों को वापस राजधानी में ले जाया गया। इस दुनिया में 2 तरह के जंगली जानवर थे। एक प्रकार का जानवर था जो खेती नहीं कर सकता था, जबकि एक और प्रकार का जानवर था जिसे जादुई जानवर कहा जाता है, जो खेती कर सकता है। जादुई जानवर कुछ खास खेती तकनीकों के साथ पैदा होते हैं जिनका इस्तेमाल वे खेती करने के लिए करते हैं। हालांकि इंसानों से अलग जादुई जानवर दूसरे जादुई जानवरों को मारकर और उनका मांस खाकर भी खेती कर सकते हैं। जादुई जानवर केवल उन जंगलों में रहते थे जहां मैना की मात्रा अधिक होती है। सिल्वर मीडो ग्रोव उन जगहों में से एक है जहां जादुई जानवर रहते हैं। वैसे तो ये बीतता सप्ताह आदित्य के लिए सबसे रोमांचक सप्ताह रहा है। भले ही वो इस पूरे सप्ताह में लेवल अप नहीं कर पाया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। उसने अपना ज्यादातर समय अपने स्टडी रूम में बिताया। एलेक्स और वॉटसन के अलावा जूलिया को भी उसके स्टडी रूम में आने से मना किया गया था। किसी को नहीं पता था कि आदित्य अपने स्टडी रूम में क्या कर रहा था। दस्तक प्रवेश करना। मास्टर के सामने खड़े होकर वॉटसन बहुत गंभीर लग रहे थे। युवा मास्टर, जुल्क्स राजवंश ने आधिकारिक तौर पर इस्तारिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। आदित्य के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जब मैंने उनके प्रधानमंत्री को पकड़ा था, तब युद्ध शुरू हो चुका था। ये बस समय की बात थी कि जुल्क्स राजवंश कोई कदम उठाए। एक ही समय में दोनों राज्यों से लड़ने के बजाय एक बार में एक बार लड़ना बेहतर था। तो दुश्मन सेना के पास कितने सैनिक हैं? 3 क्रम के जनरल के नेतृत्व में 60,000 सैनिक। खैर, संख्या मेरी अपेक्षा से ज्यादा है। उनकी सेना कब आएगी? 72 घंटे से भी कम समय में। उनका लक्ष्य जराका शहर है। मैं समझता हूं। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी करो। अब खून बहाने का समय आ गया है। महाराज, यदि सभी लोग चले जाएं तो महल में कौन रहेगा?
सबका क्या मतलब है? जूलिया महल में ही रहेगी। चूंकि जूलिया एक कीमियागर वर्ग की साधक थी, इसलिए उसे युद्ध के मैदान में लाने का कोई कारण नहीं था। जूलिया के कौशल ज्यादातर सहायक प्रकार के थे। हालांकि यह सच है कि उसके सहायक कौशल युद्ध में उपयोगी होंगे। आदित्य को यकीन नहीं है कि वो उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं। युद्ध का मैदान बहुत अस्त व्यस्त होगा। हालांकि आदित्य पहली बार युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि पूरा युद्ध क्षेत्र खून से रंगा होगा। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। भर्ती सैनिकों के बारे में क्या? लेडी जूलिया की नियमित गोलियों के साथ 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद मुझे लगता है कि वे युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है। वे नए प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में पहले से ही मजबूत है। वॉटसन ने महसूस किया कि वे इस अवसर का उपयोग भर्तियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जो उनके विकास के लिए सहायक होगा। नहीं, अगर उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाया गया तो वे सभी मर जाएंगे। जूलिया की गोलियों ने निश्चित रूप से उनके शरीर को मजबूत बना दिया है, लेकिन वे अभी भी अपरिष्कृत लौहयस्क हैं। भले ही उनके शरीर मजबूत हो गए हों, लेकिन उनके पास उस शक्ति का उपयोग करने का कौशल नहीं है। इस लड़ाई के लिए हम मुख्य रूप से ड्यूक जैन की सेना पर निर्भर रहने वाले हैं। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? जूलिया ने निराशा में अपने होंठ काटे। युद्ध और हत्या से उसे जितनी नफरत थी, उतनी ही वह आदित्य के साथ आना चाहती थी और युद्ध में उसका साथ देने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करना चाहती थी। नहीं राजकुमारी, आप महल में रह सकती हैं और हमारे लिए तरह तरह की गोलियां बनाती रह सकती हैं। आपको नहीं पता कि गोलियां बनाकर आप हमारी सेना में कितना योगदान दे रही हैं। आपकी गोलियां सैनिकों को एक अतिरिक्त जीवन देंगी। कम कीमत पर उपचार की गोलियां बेचने की पिछली योजना रद्द कर दी गई। अब उन उपचार की गोलियों का इस्तेमाल घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए किया जाएगा। तो इसे अपने साथ ले जाओ। जूलिया ने एक बैंगनी गोली दी जो एक जैड बोतल में रखी हुई थी। ये गोली क्या है? यहाँ तक कि कीमिया के बारे में न जानने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि यह गोली 3 स्टार गोली थी। यह एक 3 स्टार गोली है जिसे मैं कई परीक्षणों और त्रुटियों के बाद बनाने में कामयाब रहा। गोली आपके खून से बनी है। क्रिम्सन बरसक गोली अस्थायी रूप से आपकी ताकत को एक ऑर्डर बढ़ा सकती है, लेकिन याद रखें कि आपकी साधना में वृद्धि केवल 10 मिनट तक ही रहेगी। 10 मिनट के बाद आपको गोली के साइड इफेक्ट का अनुभव होगा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत में अचानक हुई बढ़ोतरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, एक बार इस गोली का इस्तेमाल करने पर आपकी आत्मा का 5% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इससे आपकी साधना शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। आपकी आत्मा को ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि मुझे आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये गोली ही मेरा आखिरी उपाय है। आदित्य ने बैंगनी रंग की गोली को घूर कर देखा। मैं वास्तव में नहीं चाहती कि तुम इस गोली का इस्तेमाल करो, लेकिन यह मरने से बेहतर है। याद रखो, इस गोली का इस्तेमाल केवल अपने अंतिम उपाय के रूप में करो। जूलिया वास्तव में इस गोली को बनाना भी नहीं चाहती थी। मृत्यु की तुलना में ये चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत थी। धन्यवाद जूलिया, आदित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। आपने अपने शोध में कितनी प्रगति की है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 हफ्ते का समय लगेगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है वॉटसन, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहें महाराज, यह विनम्र सेवक आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। वॉटसन ने विनम्रता से अपना सिर नीचे किया और आदित्य को प्रणाम किया। चलो बाहर चलते हैं। सभी खाद्य आपूर्ति, उपचार की गोलियां और अन्य सामान आदित्य की भंडारण रिंग में थे। 7 सेनापतियों और 400 सैनिकों के साथ राजा युद्ध के लिए निकल पड़ा। आदित्य ने केवल 400 सैनिकों को लिया और बाकी को राजधानी की रक्षा करने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान राजधानी को रक्षाहीन छोड़ना अच्छा विचार नहीं था। वॉटसन को पीछे छोड़ने का एक और कारण ये था कि अगर कोई तीसरा पक्ष इस स्थिति का उपयोग हमला करने के लिए करता तो उसके पास सेना का नेतृत्व करने की क्षमता थी। दीवारों के जीर्णोद्धार के बाद आदित्य को विश्वास हो गया कि उसकी सेना भी दुश्मनों को इतनी देर तक रोके रख सकेगी कि वह वापस राजधानी लौट सके। राजधानी से बाहर निकलने के बाद आदित्य ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। स्कॉट, तुम कमान संभालो और सेना को जराका शहर ले जाओ। मुझे कुछ और काम करना है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, इतना कहते ही आदित्य के पीछे 2 लाल जोड़े पंख दिखाई दिए। प्रत्येक लाल पंख 2 मीटर लंबा था। सबके सामने राजा सिल्वर मीडो ग्रोव की दिशा में आकाश में उड़ गया। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कल रात पूरा आसमान काले तूफानी बादलों से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों ने वॉटसन को बताया कि आज या कल बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। उम्मीद है कि तूफान के कारण जुल्क्स राजवंश की सेना अपना मार्च रोक देगी और तूफान के खत्म होने तक इंतजार करेगी।
आदित्य ने एक अर्धचंद्राकार काली बाली निकाली और उसे अपने दाहिने कान में पहन लिया। ड्यूक सरलिस महामहिम का अभिवादन करते हैं। कमांडर जैन महामहिम को नमस्कार करते हैं। बस औपचारिकताएं बहुत हो गईं। इस समय हमारे पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं है। सर सरलिस, गठबंधन के हमारे प्रस्ताव पर नेपोका साम्राज्य की प्रतिक्रिया क्या थी? आदित्य ने ड्यूक सरलिस से नेपोका साम्राज्य के राजा को एक पत्र भेजने के लिए कहा था। मुझे अभी भी उनसे कोई शब्द नहीं मिले हैं। मुझे लगता है वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आदित्य ने अपने शब्दों से चुप्पी तोड़ी। महाराज, वे हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कमांडर जैन ने पूछा। जैन एक कमांडर था। उसे राजनीति के काम करने के तरीके का कोई अनुभव और ज्ञान नहीं था। दोनों राज्यों को लगता है कि हमारे पास तीसरे दर्जे का साधक है। आदित्य ने दोनों राज्यों में अफवाहें फैलाने के लिए जासूस भी भेजे। अब नेपोका साम्राज्य ये देखना चाहता है कि क्या यह अफवाह सच है। इसका मतलब है कि वे सोच रहे हैं कि हम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने तीसरे क्रम के साधक का इस्तेमाल करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि तीसरे क्रम का होना इन सभी मामलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। मुझे समझाएं। नेपोका साम्राज्य ये देखना चाहता है कि क्या हमारे पास वास्तव में कोई तीसरा आदेश है। चाहे हमारे पास कोई तीसरा आदेश हो या ना हो, नेपोका साम्राज्य को हमारी मदद करनी होगी। एक बार जब जुल्क्स राजवंश हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो नेपोका साम्राज्य उनका अगला बड़ा लक्ष्य होगा। इसे रोकने के लिए नेपोका साम्राज्य इस युद्ध में हमारी सहायता करेगा। यही कारण है कि मैंने एक पत्र लिखा और ड्यूक सरलिस को इसे राजा को भेजने के लिए कहा। एक और कारण जिसके लिए वे जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया में देरी कर रहे हैं, वह है इस्टारिन सेना को कमजोर बनाना। वे नहीं चाहते कि इस्टारिन उनकी सहायता का उपयोग सैन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए करें। कल्पना करें कि क्या होगा यदि नेपोका साम्राज्य की मदद से हम जुलुक्स राजवंश को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। बदले में हमें कई लाभ मिलेंगे जो हमारी सैन्य शक्तियों को तीसरे स्तर तक बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएंगे। ये युद्ध हितों की लड़ाई है। नेपोका साम्राज्य इस युद्ध से जुलुक्स या इस्टारिन साम्राज्य को कोई सैन्य शक्ति हासिल नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य जुलुक्स सेना का उपयोग करके इस्टारिन सेना को इस हद तक कमजोर करना है कि हमारी सैन्य शक्ति एक स्तर तक गिर जाए। ऐसा करते समय वे इस आक्रमण में हमारे तथाकथित तीसरे क्रम के साधक के मरने तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। महाराज, मैं भी बड़ी तस्वीर नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि आपकी राजनीतिक समझ मुझसे भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि आप वाकई इस राज्य के मार्गदर्शक सितारे हैं। हा 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 हा, ड्यूक सरलिस जोर से हंसा। महाराज, जुल्क्स राजवंश के बारे में क्या? निश्चित रूप से उन्होंने भी हमसे गठबंधन के लिए पूछने की उम्मीद की होगी। जैन ने पूछा। मुझे नहीं पता, जबकि मैंने जानबूझकर उनके प्रधानमंत्री को पकड़ लिया था और उनकी चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया था और सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था और बंदरगाह शहर का निर्माण भी शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि इन सभी कारकों ने राजा को वास्तव में क्रोधित कर दिया होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा अहंकार होना अच्छा नहीं होता। राजा को ये देखकर अपमानित महसूस हुआ होगा कि एक कमजोर राज्य ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री और मंत्री को भी पकड़ लिया और फिरौती भी मांगी। अभी उनके दिमाग में केवल एक ही विचार है और वह है हमारे राज्य को नष्ट करना। कुछ राजाओं के लिए उनकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। जुल्क्स राजवंश का राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। अपने अहंकार के कारण वह ये देखने में विफल रहा कि वह मेरे जाल में फंस रहा है। बोनस अध्यायों के लिए वोट करें। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमें वास्तव में पावर स्टोन्स की आवश्यकता है। कुछ राजाओं के लिए उनकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। जुलक्स राजवंश का राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। अपने अहंकार के कारण वह ये देखने में विफल रहा कि वह मेरे जाल में फंस रहा है। उस दिन से जब आदित्य ने वह दुर्स्वप्न देखा जिसमें समय के करीब सभी लोग जुलक्स राजवंश द्वारा मारे गए थे, आदित्य के मन में जुलक्स राजा के लिए गहरी नफरत थी। जैन द्वारा भेजे गए पत्र से आदित्य को पता चल गया था कि प्रधानमंत्री उसी दिन आने वाले हैं। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। खाद्यान्न की कमी का बहाना बनाकर आदित्य ने राजा को और भड़काया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया तथा बंदरगाह शहर का निर्माण किया। जीनियस। महाराज, इस बूढ़े का खून उत्तेजना में उबलने लगा है। अंततः दोनों राज्य हमारी सीमाओं पर भिड़ेंगे। ये स्थिति ऐसी है जैसे अगर मैं मरने जा रहा हूं तो मैं दूसरों को भी अपने साथ घसीटने जा रहा हूं। हाँ, सिवाय इसके कि अभी तक मेरी मरने की कोई योजना नहीं है। एक उदाहरण है जो एक बार सन तजू नामक एक महान जनरल ने कहा था, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आप एक भी नुकसान के बिना सैकड़ों लड़ाइयां जीत सकते हैं।
महाराज, अब मुझे ड्यूक रेयान के लिए लगभग तरस आने लगा है। वह ये जाने बिना मर गया कि उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। संत अजू की एक और कहावत है, जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हो तो मजबूत दिखें। ईस्टर्न मिलिट्री में तीसरे दर्जे के साधक की झूठी खबर फैलाकर हमने दोनों राज्यों को दहशत में डाल दिया। अभी के लिए सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मुझे संदेह है कि दुश्मन लंबे समय तक हमारी हथेलियों में नाचेगा। हाँ, हमें कोई विकल्प सोचना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सौभाग्य से हमारे पास पहले से ही एक विकल्प है। मैं सिल्वर मीडो ग्रोव में उनसे मिलने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि नेपो का साम्राज्य अपने गठबंधन के लिए एक श्रद्धांजलि मांगेगा। वे कहेंगे कि आपके साम्राज्य की रक्षा के बदले में हम चाहते हैं कि हर साल श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन चिंता न करें, श्रद्धांजलि देना केवल थोड़े समय के लिए ही रहेगा। मुझे आप पर भरोसा है महाराज। आपके रहते हमें किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद आदित्य ने ड्यूक्स को सैनिकों की भर्ती बढ़ाने का आदेश दिया। 5 मिनट की और चर्चा के बाद आखिरकार बैठक समाप्त हो गई। अगर मेरी योजना कामयाब रही तो जब तक ये युद्ध खत्म होगा तब तक ईस्टर्न साम्राज्य 5वीं श्रेणी का साम्राज्य बन जाएगा। लगातार 10 घंटे उड़ान भरने के बाद आदित्य आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वर्तमान में आदित्य एक विशाल पर्वत घाटी के सामने था। तो यह है एवरलास्टिंग हाईलैंड्स। यहाँ सब कुछ हरियाली की एक परत से ढका हुआ था। एवरलास्टिंग हाईलैंड्स सिल्वर मेडो ग्रोव में एक जगह थी। एवरलास्टिंग हाईलैंड्स के बीच में एक विशाल पर्वत घाटी थी जहां राक्षस जाति के लोग रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले राक्षस जाति ने दुनिया पर आक्रमण किया था। वे डाइंग आइल महाद्वीप के साथ साथ डाइंग आइल महाद्वीप के पास स्थित 2 अन्य महाद्वीपों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। उस समय पूरी दुनिया अराजकता में डूबी हुई थी। एक विदेशी जाति के आक्रमण ने इस दुनिया की सभी जातियों को एक साथ ला दिया था। सभी जातियों की संयुक्त शक्ति से 90 साल के संघर्ष के बाद राक्षस जाति को उनकी दुनिया में वापस धकेल दिया गया। लेकिन उन 90 सालों में कई राक्षस जाति के लोग अपने जीते हुए इलाकों में बस गए थे। जब राक्षस जाति चली गई तब भी वे राक्षस इस दुनिया से कभी नहीं गए। जिस तरह से जानवर की कई उपजातियां थी जैसे शेर पुरुष और लोमड़ी पुरुष, उसी तरह राक्षस जाति की भी कई उपजातियां थी। आज सक्कुबस इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जातियों में से एक है। लेकिन दानव जाति के आक्रमण से पहले इस दुनिया में कोई सक्कुबस नहीं था। सक्कुबस माजिन, डेविल्स, दुष्ट ऑक्स, गॉब्लिन, वैम्पायर, हारग्रेव्स, फॉलन एंजल्स, स्टोन मिनोटॉर, गिल्डेड ट्रॉल्स, ट्रांस और स्नो गोलियथस दानव जातियों के कुछ उदाहरण थे। समय के साथ इस दुनिया के लोगों ने दानव जातियों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि डेविल्स, फॉलन एंजल्स, वैम्पायर और सक्कुबस जातियों के अलावा अन्य सभी राक्षसी जातियों से नफरत की जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से कई राक्षस जातियां सभ्यता से दूर जंगल में रहती हैं। सक्कुबस जाति के इतने लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण उनकी वासना की शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि सक्कुबस जाति ने वेश्या केंद्रों में अपना स्थान पाया। हालांकि समय के साथ आजकल केवल निम्न वर्ग के सक्कुबस ही वेश्या केंद्रों में काम करते हैं, जबकि अमीर सक्कुबस परिवार पूरी दुनिया में विभिन्न राज्यों में बस गए और शक्तिशाली रईस बन गए। वैम्पायर, डेविल्स और फॉलन एंजल्स के लिए भी यही कहा जा सकता है। पिशाच, शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों में असाधारण शक्ति थी जो लगभग कल्पित बोने और ड्रैगन के बराबर थी। यहां तक कि दानव जाति में भी पिशाच, शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूत हमेशा शीर्ष पर थे। सक्कुबस जाति के विपरीत पिशाच, शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने छोटे छोटे राज्यों के साथ खुद को जोड़ा और बाद में वे अपना राज्य स्थापित करने में भी कामयाब रहे। वैम्पायर, डेविल्स, फॉलन एंजल्स और सक्कुबस के बाद माजिन जाति है। बाकी 4 जातियों के विपरीत उनकी संख्या बहुत कम थी। माजिन जाति ने जंगलों में रहना चुना। एवरलास्टिंग हाईलैंड्स उनके घरों में से एक था और आदित्य उनसे मिलने के लिए यहाँ था। आदित्य को घाटी के बीच में एक गांव दिखाई दे रहा था। आदित्य ने जो सुना उसके अनुसार यहाँ रहने वाले माजिन अन्य जातियों के साथ संवाद या काम करना पसंद नहीं करते। साल में 1 या 2 बार वे जड़ी बूटियां, दुर्लभ कीमिया सामग्री और जादुई जानवरों के शवों के साथ जराका शहर जाते थे और उन्हें हथियार, कपड़े, नमक और खेती के औजारों के बदले में देते थे। मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम मेरी बात तो सुनेंगे। आदित्य धीरे धीरे माजिन गांव के सामने उतरा। पूरा गांव 3 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। घर लकड़ी से बने थे। रुको। प्रवेश द्वार पर 2 माजिन पहरा दे रहे थे। आदित्य ने वही किया जो उन्होंने उसे करने को कहा था।
उसने हिलना बंद कर दिया और अपनी बाहें हवा में उठाकर ये दिखाने की कोशिश की कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहां नहीं आया है। बाहर से क्या चाहते हो? आदित्य के लाल पंख देखकर दोनों माजिन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। पीढ़ियों से एक ही जगह पर रहने से दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सीमित हो गया है। उनमें से ज्यादातर को नहीं पता था कि आदित्य की जाति क्या थी। मैं आपके नेता से बात करने आया हूं। हर माजिन जाति में लोगों के माथे पर एक या दो सींग होते थे। पहरेदारों के माथे पर दो काले सींग होते थे। आमतौर पर उनके सींगों का रंग उनके बालों के रंग जैसा ही होता है। हमारे नेता से बात करो। मुझे खेद है, लेकिन हम किसी अजनबी को हमारे नेता से मिलने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि आपके पास हमारे नेता के लिए कोई संदेश है तो हम उसे गांव के नेता को देंगे। दोनों माजिन गार्डों को आदित्य पर इतना भरोसा नहीं था कि वे उसे अपने गांव के अंदर ले जा सके। क्यों न मैं अपना परिचय दे दूं। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूं। आज मैं आपके गांव के नेता से मिलने आया हूं। दोनों माजिन गार्डों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, जैसे ये तय कर रहे हो कि नेता को कौन सूचित करेगा। तुम यहीं रुको, मैं अपने नेता को सूचित कर दूंगा। आदित्य को माजिनों के रवैये से कोई परेशानी नहीं हुई। वे उसे जानते भी नहीं थे। वह धैर्यपूर्वक 10 मिनट तक प्रवेश द्वार पर इंतजार करता रहा, जब तक कि काले बालों वाला माजिन गार्ड वापस नहीं आ गया। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कुछ भी संदिग्ध किया तो हम तुम पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आदित्य ने सिर हिलाया और माजिन गार्ड के पीछे चला गया। विलेन के अंदर जाते समय आदित्य को कई छोटे माजिन बच्चे दिखाई दिए, जिनके माथे पर एक प्यारा सा सींग उगाया था और वे उत्सुकता से उसे देख रहे थे। बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर उनका जिज्ञासु स्वभाव जाग उठा। बच्चों को अपनी ओर देखते देख आदित्य ने धीरे से मुस्कुराया और अपने पंख हल्के से हिलाए। जैसे ही बच्चे आदित्य की ओर बढ़े और उसके पंखों को छूने लगे, जिससे उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ, बच्चों की माताएं आई और उन्हें ले गईं। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई बाहरी लोगों के प्रति इतना आक्रामक क्यों है। क्या ड्यूक रयान ने इस गांव के साथ कुछ किया है या क्या? 3 मिनट चलने के बाद वे एक घर के सामने रुके, जो एक सामान्य लकड़ी के घर से 4 गुना बड़ा था। ये गांव के नेता का घर है। घर का अंदरूनी हिस्सा पारंपरिक जापानी घरों की तरह बनाया गया था। दस्तक दस्तक, अंदर आए। दरवाजा खोलने के बाद माजिन गार्ड ने आदित्य को अंदर जाने का इशारा किया। कमरे के अंदर जाते ही सबसे पहले उसका ध्यान फर्श पर बैठे बूढ़े आदमी पर गया। बूढ़े आदमी ने काले रंग का किमोनो पहना हुआ था। उसके माथे के बाएं हिस्से पर एक काला सींग था। वॉटफोर्ड गांव में आपका स्वागत है। क्यों ना आप बैठ जाएं ताकि हम बात कर सकें। आदित्य ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। उनके बीच एक छोटी सी कॉफी टेबल थी। क्यों न हम परिचय वाले भाग से शुरू करें। मेरा नाम आदित्य है। मैं इस्तारिन साम्राज्य का राजा हूँ। बोनस अध्याय 1। मैंने इस्तारिन राजा के बारे में बहुत कुछ सुना है। आदित्य एक असहाय मुस्कान दिखा सकता था। वह जानता था कि बूढ़ा आदमी शराब के आदि राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा था। वैसे भी मैं ज़ेचरी स्कल्सपायो हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस माजिन गांव का नेता हूँ। मुझे सीधे बात करना पसंद है और महामहिम से उनके अचानक आने का कारण पूछना पसंद है, खासकर तब जब 62 घंटे से भी कम समय में युद्ध शुरू होने वाला है। और यहाँ मुझे लगा कि आपके माजिन गांव को युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, हम गुजरती हवा से एक दो बातें जानते हैं। हमें बस परवाह नहीं है। पीढ़ियों से हमारे लोग बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना इस घाटी में रह रहे हैं। दस्तक दस्तक, अंदर आइए। जब दरवाजा खोला गया तो हल्के नीले रंग की किमोनो पहने एक खूबसूरत महिला चाय और नाश्ता लेकर आए। यह मेरे पहले बेटे की पत्नी है। उसका नाम मैरी स्कल्सपाया है। मैरी देखने में सिर्फ 20 साल की लगती थी, लेकिन असल में उसकी उम्र 35 से ज्यादा थी। उसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच थी। उसके लंबे नीले बाल थे जिन्हें उसने बन में बांधा हुआ था। चाय और नाश्ता परोसने के बाद मैरी ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चली गई। अब बातचीत शुरू करने से पहले क्यों न हम चाय पी लें। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें ये चाय बहुत पसंद आएगी। आदित्य ने सिर हिलाया और चाय को कुछ बार फूंकने के बाद उसने एक घूंट लिया। यह वाकई बहुत अच्छी है। ये चाय महल में पी जाने वाली चाय से भी बेहतर है। आदित्य और महल में मौजूद सभी लोग जो चाय पीते हैं, वो खास तौर पर दूसरे महाद्वीप से आयात की जाती है। हाँ, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि महामहिम को हमारी चाय पसंद है। ये चाय ग्रह प्राकृतिक रूप से एवरलास्टिंग हाईलैंड्स के पहाड़ों में उगता है। इस चाय को पीने से मैना की शीघ्र रिकवरी होती है। यदि इस चाय का सेवन लंबे समय तक किया जाए तो व्यक्ति का मैना स्वाभाविक रूप से बढ़ता है।
कोई आश्चर्य नहीं, मुझे आपके शरीर से इतनी शक्तिशाली भावना आती हुई महसूस हुई। आदित्य बहुत आश्चर्यचकित था। यदि संभव हो तो वह चाहता था कि महल में सभी लोग ये चाय पिएं। महाराज, यदि आप हमसे ये चाय खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे आपको निराश करना होगा। क्यों? आदित्य ने चाय का आनंद लेते हुए पूछा। सबसे पहले, आप अकेले नहीं हैं जो हमारी चाय चाहते हैं। हाल ही में डाकुओं के एक समूह ने हमारी चाय चुराना शुरू कर दिया है। आमतौर पर हमारे पास इतनी चाय होती थी कि हम उसे व्यापारी को बेच भी सकें, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारी चाय की आपूर्ति कम हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं डाकू वाली स्थिति में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आदित्य स्वाभाविक रूप से माजिन का विश्वास और सम्मान जीतने के लिए ऐसा कर रहा था। जब आदित्य गांव में घूम रहा था तो उसने देखा कि 5 साल के बच्चों में भी उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैना था। 5 साल के ड्रैगन में भी इतना मैना नहीं होता। मैं आपके दयालु शब्दों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हम इस समस्या को अपने आप ही हल कर सकते हैं। अब विषय से हटकर मैं महामहिम के हमारे छोटे से गांव में अचानक आने का कारण पूछना चाहूंगा। यह वह जगह नहीं है जहां एक राजा को आना चाहिए। आदित्य को लगा कि बूढ़ा व्यक्ति बाहरी लोगों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे डाकुओं से परेशान है, फिर भी वे मदद मांगने को तैयार नहीं है। मेरी मुख्य योजना आपके लोगों को अपने इलाके में रहने के लिए आमंत्रित करना था। मैं आपको जमीन का एक टुकड़ा देने के बारे में सोच रहा था जहां आपके लोग एक गांव बना सकते थे और बस सकते थे। लेकिन ये देखकर कि आपके लोग बाहरी लोगों से कितनी नफरत करते हैं, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मेरे पास आपके लोगों के लिए एक और प्रस्ताव है। आदित्य जानता था कि अगर उसने यहाँ रहने वाले लोगों को अपने इलाके में बसने के लिए कहा तो उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि इस्तारिन राज्य के राजा के पास हमारे लिए क्या प्रस्ताव है। बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से जानता था कि आदित्य क्या मांगने जा रहा था। जैकई ने कई पीढ़ियों से इस गांव को हवा और तूफान से बचाया है। वो भूल गया है कि वो इस गांव के नेता के रूप में कब से काम कर रहा है। भविष्य में तीनों राज्य इस आगामी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरे राज्य के बचने की संभावना कम है, लेकिन मैं एक टीम बनाकर उस प्रतिशत को बढ़ा सकता हूं जो मुझे दुश्मन सैनिकों की हरकतों के बारे में अपडेट रख सकती है। माजिन जाति उन विशेष जातियों में से एक है जो केवल हत्या और घुसपैठ के उद्देश्य से पैदा हुई है। माजिन जाति के प्रत्येक सदस्य का जन्म एक अनोखी क्षमता के साथ हुआ था जो उन्हें छाया के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देती थी। मैंने पहले ही एक हत्यारा प्रभाग स्थापित कर लिया है। हत्यारा प्रभाग के सदस्य अभी भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि नाथन भी अभी तक अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाया है। नाथन अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे माजिन जाति के लोगों की मदद की आवश्यकता होगी। इस नीच आदमी को माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे लोग युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। आदित्य के चेहरे पर निराशा नहीं दिखी। उसने खुद को शांत करने के लिए चाय पी। मैं उन्हें शाही सोने में मासिक वेतन देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, ये पैसे की बात नहीं है। मेरे लोग बाहरी दुनिया से बातचीत करने के बजाय यहीं रहना पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के माजिन बाहरी लोगों को क्यों पसंद नहीं करते? बहुत समय पहले कुछ मानव व्यापारी हमारे पास व्यापार करने आए थे। मैं चाय, जादुई जानवरों की खाल और हड्डियां और जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियां देने के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मानव व्यापारी महीने में एक बार हमसे मिलने आता था। हम व्यापारी से अपने कपड़े, हथियार, खेती के औजार और नमक लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हर कोई खुश था। लेकिन वह दिन आ गया। आदित्य ने गांव के नेता की आंखों में उदासी और अफसोस देखा। एक दिन मानव व्यापारी को हमारी एक महिला माजिन पसंद आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और 1 महीने बाद सारा नाम की मानव और महिला माजिन दोनों ने शादी कर ली। सारा और उसके पति ने गांव में रहने का फैसला किया। हर महीने सारा का पति गांव में 10 दिन बिताता था। लेकिन एक दिन सारा का पति कभी वापस नहीं लौटा। हमने अपने पुरुष माजिन को जराका शहर में व्यापारी की तलाश करने के लिए भेजा। बाद में हमें पता चला कि वह मानव व्यापारी एक घिनौना व्यक्ति था। वो गांव-गांव जाता था और हर गांव की एक महिला से शादी करता था। उस समय सारा उस आदमी के बच्चे से गर्भवती थी। सच्चाई जानने के बाद हमने उस मानव व्यापारी को मार डाला। लेकिन इस घटना ने गांव के माजिन के मन में एक बुरी रूढ़िवादी छवि छोड़ दी। ये पहली बार था जब हमने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ खुलकर बात करने की कोशिश की थी। तब से गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति को इस गांव में पसंद नहीं करता। वाइवन हमला। आदित्य और जैकई ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल दोनों ने प्रतिक्रिया की और बाहर आ गए। जैकई ने छाया का उपयोग करके यात्रा करने की अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्या बकवास है? आदित्य ने अपना सिर उठाया जब उसने देखा कि ब्लैक वाइवन गांव पर हमला कर रहा है। वाइवन की पूंछ एक जहरीले सांप की तरह थी।
दो काले पंख जो 3 मीटर लंबे थे और 2 पैर थे। वाइवन 7 मीटर लंबा था। सब लोग जल्दी से भूमिगत शरण स्थल पर चले जाओ, हम इस विवर्ण से नहीं लड़ सकते। पूरा गांव अराजकता में था। पूरे गांव का 1/10 हिस्सा पहले ही विवर्ण के हमले से नष्ट हो चुका था। आदित्य ने अपने लाल पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। ऐसा लगता है कि वाइवन ने आदित्य को देख लिया था। उसने तुरंत अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया। गांव का हर माजिन एक पल के लिए रुक गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। यह वाइवन दूसरे क्रम के शिखर पर होना चाहिए। दहाड़! जोरदार गर्जना के साथ वाइवन अपनी पूरी गति से क्रिम्सन ड्रैगन पर टूट पड़ा। जब वाइवन लगभग 15 मीटर दूर था तो उसने अपना मुंह खोला और अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए तथा क्रिम्सन ड्रैगन पर काली ज्वाला की एक लहर चलाई। तो ये काली लौ है। इस दुनिया में लपटों को रैंकों में विभाजित किया जाता है। साधारण आग नारंगी होती है जबकि नोक लाल होती है। कुछ व्यक्ति अलग अलग रंगों की लपटें बना सकते हैं। काली लौ का उपयोग तब किया जा सकता है जब अंधकार तत्व को अग्नि तत्व के साथ जोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली लौ बनती है। आमतौर पर आग और अंधेरे प्रकृति वाले प्राणी काली लौ का उपयोग कर सकते हैं। जादुई जानवरों के लिए कुछ अनोखे जानवरों में काली लौ का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह वाइवन उन अनोखे जादुई जानवरों में से एक है। स्वर्गीय ड्रैगन की लाल लौ के सामने काली लौ कुछ भी नहीं है। 15 मीटर आकार की काली लौ की लहर को देखकर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की धमकी दे रही थी, ऐसे विनाशकारी हमले के सामने राजा अभी भी समुद्र की तरह शांत दिख रहा था। लाल ज्वाला! आदित्य ने वाइवन के हमले को रोकने के लिए लाल रंग की एक छोटी सी लौ तैयार की थी। हालांकि काली लौ शक्ति के मामले में लाल रंग की लौ के पास भी नहीं आ सकती थी, फिर भी हमले में आदित्य को उसके मानव रूप में नुकसान पहुंचाने की शक्ति थी। बूम! जैसा कि उसने उम्मीद की थी, क्रिम्सन लौ की इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने काली लौ की विशाल लहर को काला कर दिया। दो हमलों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने एक पल के लिए आसमान को काले धुएं से ढक दिया। विवर्ण को आखिरकार होश आया। लाल रंग की लौ को देखकर विवर्ण की अंतरात्मा समझ गई कि यह लौ उसके लिए बेहद खतरनाक है। जो आंखें पहले गुस्से से भरी थी, अब डर से भर गई थीं। जब धुआं छट गया तो वाइवन रुक गया और भयभीत होकर आदित्य की ओर देखने लगा। बहुत हो गया, या और चाहिए? वाइवन ने बार बार अपना सिर हिलाया। आदित्य ने भी अपने पहरेदारों को ढीला छोड़ दिया। अब जबकि वाइवन से निपटा जा चुका है, उसे गांव के नेता के साथ दूसरी चर्चा करने की जरूरत थी। अद्भुत! ये सोचना कि मैं एक ऐसा प्राणी खोज पाऊंगा जो पौराणिक क्रिम्सन लॉ का उपयोग करने में सक्षम है। मुझे अपने प्रयोग के लिए तुम्हें पकड़ना है। काले तूफानी बादलों के नीचे कई वाइवन माजिन गांव की ओर उड़े। दो काले 7 मीटर बड़े वाइवन के पीछे एक वाइवन था जो अन्य वाइवन से थोड़ा अलग दिख रहा था। यह वाइवन 10 मीटर आकार का था। हालांकि अन्य वाइवन से अलग, इसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली लगातार चमक रही थी। इस विवर्ण की आंखें काली थीं, कोई सफेद हिस्सा नहीं था। एक आदमी काला लबादा पहने हुए था जो विवर्ण पर सवार था। उस आदमी ने 2 मीटर लंबी काली हड्डी की छड़ी पकड़ी हुई थी। मैं ऐश हूं। मुझे खेद है। आप फिर कौन हैं? बोनस अध्याय आ रहे हैं। इस उपन्यास के लिए वोट करें। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा आखिरी दिन है और हमें इसे जीतना ही होगा।